सी कमीज, मैली पैंट कमर से लटकती हुई, बाल बिखरे, बड़ी जेब। हाल देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कई दिनों से नहाया ना हो। इस वक्त वो सामान ढोने वाला 3 पहियों वाला रिक्शा खींचता हुआ सड़क के किनारे आगे बढ़ा जा रहा था। सड़क पर तेज़ी से ट्रैफिक जा रहा था। पसीने की लकीरें जगमोहन के चेहरे पर बहती स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। कपड़ों के नीचे भी पसीना चिपचिपा रहा था। आखिरकार जगमोहन चौराहे के पास की एक गली के सामने रुक गया और पसीने को पहनी कमीज उठाकर साफ किया। यह वर्ली का व्यस्ततम इलाका था। दिन तो क्या, रात को भी यहाँ ट्रैफिक आता जाता रहता था। महज रात के 3 से लेकर सुबह 5 बजे तक ही यहाँ शांति होती थी। फिर जगमोहन रिक्शे को ढकेलता हुआ गली के भीतर ले गया। ये गली 8 फुट चौड़ी बैक लेन थी। बड़ी बड़ी व्यावसायिक इमारतों की बैक लेन। 8 फीट चौड़ी ये गली, कहीं कहीं कचरे के ढेर पड़े दिखाई दे रहे थे। 2-3 स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी दिखाई दे रही थीं। इस गली में कम ही लोग आते जाते थे, परंतु सड़क से गुजरने वाला ट्रैफिक का शोर हर वक्त सुनाई देता रहता था। गली के भीतर एक जगह दीवार के पास रिक्शा रोका और सिर उठाकर दीवार वाली इमारत को देखा, जो कि 4 मंजिला थी। फिर जगमोहन आसपास की जगह देखने लगा। रिक्शे में एक पुराना तंबू यानी टेंट, कुदाल, फावड़ा, हथौड़ा, छेनी जैसा सामान था। 2 छोटे बोर्ड पड़े थे जिस पर बिजली विभाग कार्य में व्यस्त लिखा था। जगमोहन रिक्शे से सामान उतार कर ज़मीन पर रखने लगा। तभी गली में एक वर्दीधारी गार्ड ने प्रवेश किया। उसने नीली कमीज और गहरी नीली पैंट पहन रखी थी। कंधे पर लगे बैज पर उसकी सिक्योरिटी कंपनी का नाम लिखा हुआ था। उसने गली के मोड़ से ही पुकारा, ये क्या कर रहा है? जगमोहन ने उसे देखा, फिर अपने काम पर लग गया। गार्ड तेज़ तेज़ कदमों से उसकी तरफ आने लगा। जगमोहन ठिठक कर उसे देखने लगा। क्या कर रहा है यहाँ? गार्ड ने तेज़ स्वर में जगमोहन से पूछा। काम कर रहा हूँ। इस गली में किसी का भी आना मना है। मेरी यहाँ ड्यूटी है कि गली में किसी को आने नहीं दिया जाए, किसी को कार पार्क ना करने दी जाए। तुम अपना सामान उठाओ। और तेरे को पढ़ना नहीं आता क्या? जगमोहन ने थके स्वर में कहा। ये बोर्ड पढ़ ले। गार्ड ने बोर्ड पर नज़र मारी। तू बिजली विभाग का कर्मचारी है? वो क्या उठा। हाँ, सरकारी आदमी हूँ। काम में टांग अड़ाएगा तो तेरे पे केस बन जाएगा। मुझे नहीं पता था तुम सरकारी आदमी हो। वो कुछ ठंडा पड़ा। यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। क्या मतलब? साहब ने हुक्म दे दिया कि अंडरग्राउंड केबल डालनी है, यहाँ खुदाई करो। भला अंडरग्राउंड केबल के लिए खुदाई क्या आसान होती है? ज़मीन के भीतर घुसकर खुदाई करनी पड़ती है। रघु की तो जान ही चली गई थी ऐसी खुदाई करते समय। कौन रघु? बिजली विभाग का ही कर्मचारी था, मर गया। ओह, यहाँ पहले तो कोई गार्ड नहीं होता था? जगमोहन बोला तो सप्ताह भर से हूँ यहाँ। इस तरफ की बिल्डिंग वालों ने मिल मिलाकर मुझे रखा है कि इस गली में किसी को भी गाड़ी पार्क ना करने दूँ। मैं दिन का चौकीदार हूँ, रात का दूसरा है। नाम क्या है तेरा? राधे। मेरा नाम जगमोहन है। तू कहाँ का रहने वाला है? बिहार का, सीवान ज़िले का। सीवान का? मैं भी तो सीवान ज़िले का हूँ। सच? राधे खुश हो गया। कौन से गांव का? फुरफुरी गांव का। फुरफुरी का? राधे और भी खुश हो गया। फुरफुरी में तो मेरी ससुराल है। अच्छा? जगमोहन ने पलकें झपकाईं। मोहन और सुरेश मेरे साले हैं, तू जानता होगा उन्हें। राधे जल्दी से बोला। मोहन? वो ठिकना सा घुंघराले वालों वाला? जगमोहन ने यूं ही कह दिया, परंतु राधे तो जैसे उछल पड़ा। वही, तू तो सच में उसे जानता है। खुशी में राधे के पूरे दांत दिखने लगे थे। मैं उसके पड़ोस में ही तो रहता था। ओह, ये तो कितनी खुशी की बात है। मैं घर जाकर लक्ष्मी को बताऊंगा। लक्ष्मी? मोहन की बहन? उसे भी जानता हूँ, जगमोहन ने कहा। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा कि वो इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी हो गई। शादी? 2 बच्चे भी हैं। हम तो गांव के रिश्तेदार निकल आए जगमोहन भैया। राधे खुश था। परदेश में कोई गली मोहल्ले का मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। अब बातें बाद में करना, पहले मेरा हाथ बटा। साहब आ गया तो डांटेगा। क्या करना है? ये तंबू लगा यहाँ पे, किल्लियाँ ठोकनी है। और तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ हूँ। फिर वो दोनों दीवार के साथ तंबू ठोकने में लग गए। सारा काम तेरे को अकेले ही करना होता है। और भी लोग हैं, कुछ देर में वो आ जाएंगे। तेरा काम मुझे पसंद नहीं आया। ज़मीन को खोदना भी कोई काम होता है? सरकारी कर्मचारी हूँ, 12,000 तनख्वाह मिलती है। तू कितना कमाता है? 4,000। राधे ने मुँह लटका कर कहा। यही तो फ़ायदा है सरकारी नौकरी में। मेरी भी लगवा दो सरकारी नौकरी। तेरी? जगमोहन ने कहा और सोच भरी निगाहों से उसे देखने लगा। लगवा दे यार जगमोहन, हमेशा तेरा एहसानमंद रहूँगा। लक्ष्मी भी खुश हो जाएगी। ठीक है, कभी साहब का मूड देखकर बात करूँगा। ओह, खुश कर दिया तूने। तू तो सच में बहुत दिलदार है। राधे उसका हाथ पकड़ कर क्या उठा। काम साथ में करता रहे, दूसरे लोगों के आने से पहले ये टेंट लग जाना चाहिए। दोनों पुनः टेंट लगाने पर जुट गए। यहाँ कितने दिन का काम है? राधे ने पूछा। पता नहीं, वैसे 10 दिन का तो काम है। कोई अड़चन आई तो कुछ दिन ऊपर भी लग सकते हैं। तो इन 10 दिनों में मेरी नौकरी ज़रूर लगवा देना। रात वाले चौकीदार का क्या नाम है?
किशन, वो बिहार का नहीं है, यूपी का है। किशन को समझा देना कि हमें परेशान मत करे, हमारा काम दिन रात चलेगा। चिंता मत कर जगमोहन, वे भी मेरी सिक्योरिटी एजेंसी का है, समझ जाएगा वो। पर वो रात को पीकर टुन्न हो जाता है। ये तो अच्छी बात है। क्या मतलब? हमारा साहब को भी पीने की आदत है। बोतल में जो बचती है वो मैं और किशन पी लिया करेंगे। जगमोहन मुस्कुराया। फिर तो वो तेरे से वैसे ही सेट रहेगा, राधेया सा। टेंट लग गया। टेंट 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा था। इतना काम करके ही दोनों पसीने में नहा गए थे। जगमोहन दूसरी दीवार की छाया में बैठता क्या उठा। चाय मिल जाएगी कहीं से? इतनी गर्मी में चाय पिएगा? मैं ठंडा लेकर। ठंडे की आदत नहीं है, चाय लिया। अभी लाया। साथ में खाने को कुछ लेगा? अभी नहीं, चाय पिला दे, मेहरबानी होगी तेरी, जगमोहन ने कहा। राधे चाय लेने चला गया। जगमोहन ने गली के बाहर की तरफ देखा, जहाँ से धड़ धड़ाधड़ ट्रैफिक निकल रहा था। फिर जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने के बाद जगमोहन के कानों में सोहनलाल की आवाज़ पड़ी तो जगमोहन बोला, तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं? आ रहे हैं, मैं और रंजन शाह। टप्पू रात को आएगा। रात को क्यों? अभी उसका काम भी नहीं है, वो नींद में है और रात को आकर आगे का काम कर लेगा। ठीक है, जल्दी पहुंचो, जगमोहन ने कहा और फ़ोन बंद करके जेब में रखा। कुछ ही देर में राधे कांच के गिलासों में चाय ले आया। दोनों दीवार की छाया में बैठकर पीने लगे। तेरी ड्यूटी कब तक होती है? जगमोहन ने पूछा। शाम 6 बजे तक। सुबह 6 बजे शुरू होती है ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी है। जगमोहन ने सिर हिला दिया। तू मेरी सरकारी नौकरी लगवा देगा न बिजली विभाग में? राधे ने मक्खन भरे सर में पूछा। फिक्र मत कर, तेरा ये काम तो मैं करवा ही दूंगा। शाम के 6 बज रहे थे। महाजन अपने घर से निकला और बाहर खड़ी कार की तरफ बढ़ा। जल्दी आना, पीछे से राधा ने चिल्लाकर कहा। आधी रात को लौटे तो दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। महाजन ने बिना पीछे देखे राधा को हाथ हिलाया और पास पहुंचते हुए कार को खोला और भीतर बैठकर कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। वो जल्दी में लग रहा था, तभी तो कार के पीछे की सीट पर नज़र नहीं मार पाया। कार कुछ ही आगे गई कि बेहद शांति सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कैसे हो महाजन साहब? महाजन ने हड़बड़ाकर कार के ब्रेक लगा दिए। सड़क के किनारे कार रुक गई। उसने फ़ौरन पीछे पलट कर देखा तो विनय बरूटा से उसकी नज़रें मिली। जी हाँ, वो विनय बरूटा ही था, जो खुद को देवराज चौहान से बड़ा डकैती मास्टर कहता था। महाजन की आंखें सिकुड़ चुकी थीं। कौन हो तुम? बंदे को विनय बरूटा कहते हैं, विनय बरूटा ने मुस्कुराकर कहा। तुमने घर से बाहर आने में बहुत देर लगा दी। मैं तो दोपहर से ही तुम्हारी कार में बैठा था। आज तो गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही है। महाजन विनय बरूटा को घूरता रहा। तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? पूछा महाजन ने। नाम बताया तो है। फिर मेरे नाम से नहीं पहचानता? मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। डकैती मास्टर देवराज चौहान का नाम तो सुना होगा। हाँ, महाजन के होंठ सिकुड़े। मैं उससे बड़ा डकैती मास्टर हूँ, नाम विनय बरूटा है। देवराज चौहान मुझे जानता है। देवराज चौहान साल में 2-3 या 4 डकैतियाँ ही करता है, जबकि मैं 8-10 कर लेता हूँ। तो बड़ा डकैती मास्टर कौन हुआ? शायद तुम्हारा नाम सुन रखा है। महाजन एकाएक सोच भरे स्वर में क्या उठा। थोड़ा और याद करो तो कहोगे पक्का सुन रखा है। देवराज चौहान का नाम इसलिए मशहूर है कि डकैती के बाद वो इस बात का डंका पीटता है कि उसने डकैती की है, जबकि मैं काम करके चुपचाप निकल जाता हूँ। महाजन विनय बरूटा को देखता रहा। विनय बरूटा के चेहरे पर मुस्कान थी। तुम्हारा परिचय मैं जान गया हूँ, अब मुझसे क्या चाहते हो? महाजन बोला। सुना है तुम मोना चौधरी के करीब हो। हाँ। मैं नहीं जानता मोना चौधरी कहाँ रहती है, परंतु उसके साथ काम करना चाहता हूँ। क्यों? क्यों क्या? बस माना है मोना चौधरी के साथ काम करने का। नोट: विनय बरूटा के बारे में जानने के लिए अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास रॉबरी किंग संगीन डकैती ज़रूर पढ़ें। ये चैनल भी जल्दी नॉवेल पर अपलोड किए जाएंगे। बेबी को हर किसी के साथ काम करना पसंद नहीं है। बेबी? तो तुम मोना चौधरी को बेबी कहते हो? महाजन गर्दन घुमाए पीछे वाली सीट पर बैठे विनय बरूटा को देखता रहा। मैं हर किसी में नहीं आता मिस्टर महाजन। मैं डकैती मास्टर विनय बरूटा हूँ। देवराज चौहान से बड़ा डकैती मास्टर हूँ और मोना चौधरी के साथ काम करना चाहता हूँ। अंडरवर्ल्ड की हस्ती है मोना चौधरी, जैसे कि मैं हूँ। हम दोनों मिलकर काफ़ी बड़ा काम कर सकते हैं। विनय बरूटा ने शांत स्वर में कहा। मेरे पास इस समय एक काम है, ऐसा बड़ा काम जो कि मेरे और मोना चौधरी के लायक है, और उस माल का बंटवारा होने के बाद भी हम काफ़ी बड़ी दौलत हासिल करेंगे। इस काम के लिए मुझे शातिर लोगों की ज़रूरत है। तुम भी बढ़िया रहोगे इस काम में, तो सोचा क्यों ना इस बार मोना चौधरी को ट्राई करूँ। देवराज चौहान के साथ तो मैं 2 बार काम कर चुका हूँ। वो मेरा बच्चा है, परंतु तेज़ है। महाजन विनय बरूटा को देखे जा रहा था। विनय बरूटा के चेहरे पर अब किसी तरह का भाव नहीं था। अगर मोना चौधरी मेरे साथ काम नहीं करती तो फिर मैं देवराज चौहान से बात करूंगा, परंतु इस बार पहला नंबर मोना चौधरी का है। तुम नखरे दिखाने की अपेक्षा इस बारे में मोना चौधरी से बात करो तो बेहतर होगा। मैं नखरे दिखा रहा हूँ? महाजन बरबस मुस्कुरा पड़ा। लगता तो ऐसे ही है। तुम किस काम का जिक्र कर रहे हो? महाजन ने पूछा। तो मैं नहीं बता सकता। क्यों? ये बात मैं सीधी मोना चौधरी से ही करूँगा, तुमसे नहीं। मेरी नज़रों में मोना चौधरी है, मैं तुम नहीं।
काम के बारे में कुछ तो बता दो। बेबी से मैं क्या कहकर बात करूँगा? जो मैंने कहा है वो कह देना। बेबी को छोटे काम पसंद नहीं है। ये बड़ा काम है। कितना बड़ा कह नहीं सकता, पर बड़ा काम है। मोना चौधरी मेरी बात सुनेगी तो समझ जाएगी। विनय बरूटा कार का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला, तुम अपनी बेबी से बात कर लो, मैं तुम्हें कल मिलूँगा। अपना फ़ोन नंबर दे दो। तुम्हारा फ़ोन नंबर मैं कहीं से ले चुका हूँ, तुमसे बात कर लूँगा फ़ोन पर। विनय बरूटा कार से बाहर निकलता क्या उठा। लोग मेरे साथ काम करने को हर समय तैयार रहते हैं, परंतु मैं मोना चौधरी के साथ ये काम करना चाहता हूँ। ये बात मोना चौधरी से कह देना। मैं नहीं चाहता कि वो खामखा अपने भाव बढ़ाए। तुम 30 मार का हो? महाजन ने कड़वे स्वर में कहा। हाँ हूँ, 30 मार का ही हूँ। तभी तो मैंने हिम्मत की मोना चौधरी को साथ काम करने की ऑफ़र देकर। विनय बरूटा ने कार का दरवाज़ा बंद किया और सड़क किनारे आगे बढ़ता चला गया। महाजन कुछ पल उसे जाता देखता रहा, फिर कार आगे बढ़ाता बड़बड़ा उठा, पता करना पड़ेगा इसके बारे में कि आखिर यह है क्या चीज़। रात के 9 बज रहे थे। वर्ली की उस बैक लेन में गुपचुप सी हलचल जारी थी। उस 8 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े टेंट के भीतर टॉर्चों की रोशनी में तेज़ी से काम हो रहा था। सुरंग खोदी जा रही थी। सोहन लाल और रंजन लाल इसी को करने में लगे थे। रंजन लाल छोटे छोटे औजारों से मिट्टी काट रहा था और सोहन लाल मिट्टी को सीमेंट की खाली बोरियों में भरे जा रहा था। ये बोरियां खाली वो अपने साथ ही लाए थे और अब तक 20 बोरियों में मिट्टी भरी जा चुकी थी, जो कि टेंट के भीतर ही रखी थी। रंजन लाल भी सोहन लाल की तरह पतली कटकाठी का था और सोहन लाल के साथ पिछले 5 बरस से काम कर रहा था। रंजन लाल भी ताले तिजोरी खोलने में मास्टर था, परंतु सोहन लाल जैसी महारत उसे हासिल नहीं थी। दोनों में बढ़िया पड़ती थी। माल बांटने को लेकर कभी मनमुटाव नहीं हुआ था। पहले टेंट के भीतर ज़मीन में 4.5 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा सीधा गड्ढा किया गया था। उसके बाद खुदाई की दिशा दीवार की तरफ मोड़ दी गई थी, वही दीवार जिसके साथ टेंट को लगाया गया था। स्पष्ट था कि सुरंग जैसा रास्ता बनाकर ये लोग इमारत की तरफ जाना चाह रहे थे। इधर ये काम जारी था और बाहर जगमोहन रात के गार्ड किशन के साथ बातें कर रहा था। जाते वक्त राधे किशन को समझा गया था कि जगमोहन उसके गांव का है और बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लगवा देगा मेरी, इसलिए उसका पूरा ध्यान रखे। ये बात किशन ने समझी और वो भी जगमोहन की चापलूसी में लग गया कि उसकी नौकरी भी बिजली विभाग में लगवा दी। टेंट के भीतर से बार बार टॉर्च की रोशनियाँ झलक रही थीं। टेंट के बाहर बैठे किशन ने जगमोहन से कहा, जगमोहन भाई, तेरी बहुत मेहरबानी होगी अगर मेरी नौकरी भी बिजली विभाग में लगवा दे। ये नहीं हो सकता, जगमोहन बोला। क्यों नहीं हो सकता? एक ही जगह खाली है, उस पर तो राधे की नौकरी ही लगवाऊंगा, वो मेरे गांव का दामाद है। इसमें क्या है, मैं भी तेरे गांव का दामाद बन जाता हूँ, झुरझुरी गांव जाकर किसी से ब्याह कर लेता हूँ, परंतु मेरी सरकारी नौकरी ज़रूर लगवा दो, मेरा जीवन संवर जाएगा। तू तो मुझे परेशानी में डाल रहा है। लगवा दो, हर दिवाली पर तेरे घर मिठाई देने आया करूँगा, किलो का डिब्बा, पूरा किलो का, कसम से। और तू सीवान में झुरझुरी गांव जाकर वहाँ की किसी लड़की को ब्याह के लाएगा। पक्का मैं ऐसे ही करूँगा, परंतु दादे से कहकर गांव की किसी लड़की से मेरा रिश्ता पक्का करवा देना, इससे लड़की ढूंढने में मेरा वक्त बच जाएगा। किशन ने दोनों हाथ मलते हुए कहा। यह काम तो मैं राधे से करा दूंगा, वो तेरी बात मान जाएगा ना? क्यों नहीं मानेगा? बिजली विभाग में नौकरी नहीं चाहिए क्या उसे? जगमोहन बोला। सुना है तो पीता है, वो तो यूं ही कभी कभी। तू कहेगा तो मैं पीनी छोड़ने को कौन कह रहा है? शराबी भला कोई छोड़ने की चीज़ है? तो किशन सक पकाया। आज मेरा भी पीने का मन कर रहा है। जगमोहन मुस्कुराया। लेके आ, वो उधर सामने ही दुकान है, मैं रोज़ वहीं से लाता हूँ। किशन का चेहरा खिल उठा। अभी लेकर आता हूँ। जगमोहन ने 100 का नोट निकालकर किशन की तरफ बढ़ाया। किशन हिचकिचाया। ले ले, जब तेरी बिजली विभाग में नौकरी लग जाए तब वापस दे देना। वैसे भी शराब को बांट कर पीना चाहिए, तभी नशा चढ़ता है। एक पैसे खर्च करे और 4 पिए, ये तो बात नहीं बनती। ले पकड़। उसने 100 का नोट पकड़ लिया। जल्दी लेके आ, गिलास पानी नमकीन का इंतज़ाम, जगमोहन ने कहना चाहा। वो मैं कर लूँगा जगमोहन भाई, तू फिक्र ना कर। आज अंग्रेजी का अद्धा लाता हूँ, दोनों भाई मिलकर। दुकान बंद हो जाएगी? नहीं होती, 10 बजे होती है। मैं अभी सारा सामान लेकर आता हूँ, कहकर किशन तेज़ी से गली के बाहर की तरफ बढ़ गया। जगमोहन टेंट के भीतर गया। मिट्टी की बोरियों का काफ़ी ढेर हो गया था। सोहनलाल गड्ढे के भीतर खड़ा था। मिट्टी की बोरियां यहाँ से ले जानी है? मिट्टी कहीं दूर फेंक कर खाली बोरियां वापस ले आना, सोहनलाल ने कहा। घंटा भर रुक जा, जगमोहन ने कहा, सब काम हो जाएगा। रंजन लाल कहता है कि भीतर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। अभी ऐसे ही काम चलाओ, सब सामान तैयार कर रखा है, आधी रात तक सामान आ जाएगा। टप्पू नहीं आया? आ जाएगा, उसने 10 बजे तक आने को कहा था, सोहनलाल ने कहा। जगमोहन टेंट से बाहर निकला और पास ही बैठ गया। तू पी, किशन की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। तूने अब तक पहला पैग ही ख़त्म नहीं किया। मेरा दूसरा गिलास है, जगमोहन मुस्कुराया। नहीं, पहला है, किशन ने जिद भरे स्वर में कहा। दूसरा है बेवकूफ़, तू क्या समझता मुझे चढ़ गई है? रोज़ का पीने वाला हूँ, चढ़ती नहीं मुझे। टेंट के बाहर ही दोनों बैठे गिलास लिए हुए थे। सामने ही नमकीन, पानी की 2 बोतलें और स्टील के 2 गिलासों में शराब और अद्धा आधे से कम हो चुका था।
ये सच था कि जगमोहन अपना पहला पैग ही थामे हुआ था और कभी कभार घूंट भर लेता था, जबकि वो किशन को ज़्यादा पिलाना चाहता था। तू रोज़ का पीने वाला है, जगमोहन बोला। फिर झुरझुरी गांव की लड़की से शादी मत करना। क्यों? तू तो उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर देगा। बिजली विभाग से मिलने वाली सारी तनख्वाह शराब में उड़ा देगा। किशन ने अपना गिलास खाली किया और उसे नीचे रखता हुआ बोला, मैं पीना छोड़ दूंगा। तेरे को समझाया था कि शराब छोड़ने की चीज़ नहीं होती, लेकिन रोज़ रोज़ पीने की भी चीज़ नहीं होती। समझ गया। आवाज़ लड़खड़ा रही थी। क्या? कभी कभी पीनी चाहिए। समझदार है तू, लेकिन तब तक खूब पी जब तक तेरी बिजली विभाग में नौकरी नहीं लग जाती। सच कह रहा है? हाँ, जब तक तेरी शादी झुरझुरी गांव की लड़की से नहीं होती तब तक तू खूब पी। मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। किशन दाएं बाएं सिर हिलाता क्या उठा। क्या? जब तक झुरझुरी गांव की लड़की से शादी नहीं करता तब तक खूब पीऊँगा। उसके बाद? कभी कभी। वादा करता है? पक्का वादा मेरे यार। उसकी आवाज़ हिल रही थी, परंतु वो क्या उठा। हाँ, चढ़ नहीं रही। लगता तो ऐसे ही है। अद्दे में जितनी बड़ी है गिलास में डाल लें, और वो तेरे हिस्से की है। मैं 2 पैग ही लेता हूँ। तीसरा पैग लेते ही मुझे नींद आ जाती है, पर मैं तब तक सोना नहीं चाहता जब तक साहब यहाँ का फेरा न लगा जाए। साहब ने नींद में देखा तो मेरी नौकरी गई। साहब आने वाले हैं? किशन ने जगमोहन को देखा। हाँ। फिर तू मत पीना। कहने के साथ ही किशन ने अद्दा उठाया और अपने गिलास में सारा उड़ेल लिया। तेरी नौकरी चली गई तो फिर तू मेरी कैसे लगवाएगा? फिर उसने पानी मिलाकर गिलास उठाया और एक ही सांस में आधा खाली करते हुए क्या उठा। ये ठीक है, अब नशा चढ़ेगा। मुझे तो लगता है तेरे को नशा चढ़ चुका है, जगमोहन ने कहा। ये नशा नहीं है, किशन शराबी अंदाज में मुस्कुराया। ये तो यूं ही है। एक बात तो बता। क्या? कब तक मेरी नौकरी बिजली विभाग में लगवा देगा? जब तू झुरझुरी गांव की लड़की से ब्याह कर लेगा। वो तो मैं कल ही कर लूँ, पर झुरझुरी गांव की लड़की भी तो सामने नहीं। एक है मेरी नज़र में। कहाँ? उस पर नशा सवार होने लगा था। है कहीं पर एक गड़बड़ है। क्या? क्या गड़बड़ है? वो लड़की 2 बार मेरे साथ भाग चुकी है। भाग चुकी है तो क्या हो गया? है तो झुरझुरी गांव की ही। किशन हाथ हिलाकर कह उठा। हाँ, है तो झुरझुरी गांव की, जगमोहन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो ये बता, तनख्वाह कितनी मिलेगी? यहाँ तेरे से को कितनी मिलती है? 4,000। बिजली विभाग में तेरे को 8,000 मिलेगी। सच? किशन ने कहा और बाकी का गिलास खाली करके मुट्ठी भर नमकीन लिया, मुंह में डालता क्या उठा। मैं हर दिवाली पर तेरे घर 2 किलो का मिठाई का डब्बा लाया करूँगा। भूल मत जाना। भूलूंगा क्यों? किशन पूरी तरह नशे में गुम हो चुका था। वो तूने कहा था कि लड़की 2 बार तेरे साथ भाग चुकी है। हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तेरे साथ ही तो भागी। तू तो अपना भाई है। किशन हाथ आगे करके उसके कंधे पर हाथ मारते क्या उठा। तू कभी कभी मेरे घर आ जाया करना, उसकी भागने की आदत छूट जाएगी। अब एक काम कर, जगमोहन बोला। पीना पिलाना बहुत हो गया। क्या? मैं वो रिक्शा पकड़ता हूँ, तू टेंट के भीतर से मिट्टी की बोरियां ला ला के रिक्शे पे रख। समझ ले, बिजली विभाग में तेरी नौकरी आज से ही शुरू हो गई। ये तेरा ट्रायल है। काम ठीक करेगा तो साहब को तेरी बढ़िया रिपोर्ट दूंगा। ये काम तो मैं अभी कर देता हूँ। कहने के साथ ही किशन जोश से उठा, परंतु शराब के नशे के कारण लड़खड़ा उठा। इससे पहले कि किशन गिरता, जगमोहन ने उठकर उसे थामा। क्या हुआ? जगमोहन के होठों पर मुस्कान थी। कुछ नहीं। किशन छाती बुलाकर क्या उठा। पाँव के नीचे पत्थर आ गया था। हाँ, मैंने भी देखा था, पत्थर काफ़ी बड़ा था। अब तो तू ठीक है? पहले भी तो मैं ठीक था। चल, टेंट के भीतर से मिट्टी की बोरियां लाकर रिक्शे पर रख। कहकर जगमोहन ने टेंट का पर्दा उठाकर कहा। सोहनलाल, ये किशन मिट्टी की बोरियां उठाने आ रहा है। इसकी नौकरी भी बिजली विभाग में लगानी है। लगवा देंगे, भेज उसे। भीतर से सोहनलाल की आवाज़ आई। जगमोहन पलट कर किशन से बोला, तेरे सितारे अच्छे हैं जो सोहनलाल ने तेरी नौकरी की हाँ कह दी, वरना उसने तो अपने साली की नौकरी भी नहीं लगाई थी। किशन दांत फाड़कर मुस्कुराया। तेरे दांत बाद में देखूंगा, जल्दी से मिट्टी की बोरियां लाकर रिक्शे पर लाद। कहकर जगमोहन रिक्शे की तरफ बढ़ गया। किशन फ़ौरन टेंट में प्रवेश कर गया। जगमोहन सामान ढोने वाले रिक्शे को टेंट के पास ले आया। शराब के नशे में चूर भारी भारी बोरियां लाकर किशन रिक्शे में रखने लगा। आधा घंटा ये सब चलता रहा। रिक्शा बोरियों से लग चुका था। बोरियों के ऊपर बोरियां आ गई थीं। किशन अब हाफ रहा था। नशा तो जैसे उतर चुका था। बोझा उठा उठा कर थक गया। किशन हाफ्ता से नीचे बैठा है तो सारी बोरियां रिक्शे में रख दी। तू आराम कर, वो मेरा गिलास पड़ा है, उसे भी खाली कर दे। मैं कहीं मिट्टी फेंक कर आता हूँ, जगमोहन बोला। मैं तेरे साथ चलता हूँ, रिक्शा को धक्का लगा दूंगा। किशन ने कहा और फ़ौरन उठकर कुछ दूर पड़े जगमोहन का गिलास खाली किया और पास आकर बोला, चल मैं धक्का लगाता हूँ। जगमोहन ने रिक्शे का हैंडल थामा तो पीछे से किशन धक्का लगाने लगा। तूने बढ़िया काम किया, साहब को मैं बताऊंगा, सोहनलाल भी बताएगा। तेरे जैसे लोग बिजली विभाग में काम करेंगे तो बिजली विभाग तरक्की करेगा, जगमोहन ने कहा। मेरा भाई भी मेरी तरह काम करता है, उसे भी बुलवा लूँ क्या? वो भी बिजली विभाग में।
तसल्ली रख, पहले अपनी नौकरी तो लगवा लो। 1 घंटे बाद वो दोनों मिट्टी फेंक कर वापस लौटे। सीमेंट की खाली बोरियां वे वापस लेते आए थे। वापसी पर जगमोहन आराम से पीछे बैठा था और किशन ही रिक्शा चलाता आया था। उसका नशा बहुत हद तक बराबर हो गया था। वो पसीने से भरा थका लग रहा था। जगमोहन ने उसे रिक्शा लेकर एक तरफ दीवार के साथ लगाया और खाली बोरियां उठाकर टेंट का पर्दा हटाकर भीतर चला गया। सोहनलाल 4 फीट गहरे गड्ढे में टॉर्च थामे खड़ा था। रंजन लाल भीतर है। जगमोहन बोरियां रखकर सोहनलाल के पाँव से मुड़ती सुरंग को देखता क्या उठा। हाँ, कह रहा है गर्मी बहुत लग रही है। वो तो लगेगी। टप्पू नहीं आया क्या? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। नहीं, ऐसे आदमी को हम काम में साथ नहीं रख सकते। पहले दिन ही उसका यह हाल है तो वो ऐसा नहीं है। अब पता नहीं क्यों नहीं पहुंचा वो। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। रंजन लाल कह रहा है कि घंटा भर और काम कर पाएगा, थकान हो रही है उसे। वो तो होगी, टप्पू को फ़ोन कर, काम नहीं रुकना चाहिए। सोहनलाल ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाते हुए कहा। ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहा है रंजन। वो सब सामान देवराज चौहान के पास है। सामान के साथ देवराज चौहान ने आधी रात को आने को कहा था। तभी सोहनलाल के कानों में टप्पू की हेलो पड़ी। आया क्यों नहीं? सोहनलाल ने गुस्से से कहा। बस पहुंच गया, ऑटो में हूँ, 5 मिनट में तेरे पास होऊंगा। सोहनलाल फ़ोन बंद कर दो। जगमोहन से क्या उठा। टप्पू 5 मिनट में पहुंच रहा है। जगमोहन बाहर निकल गया टेंट से। किशन एक तरफ ज़मीन पर बैठा था। क्या हुआ? जगमोहन उसे देखते ही मुस्कुरा कर क्या उठा। थक गया, जो पी थी वो सारी उतर गई। और पिएगा? है क्या? किशन तुरंत चौकस हो गया। पैसे हैं, इस वक्त कहीं से मिलती है तो ले आ। दूर है वो जगह जहाँ रात के इस वक्त मिलती है, रहने दे। तभी गली के मोड़ पर एक ऑटो रुकता दिखा। दोनों की निगाह वहाँ जा टिकी। मिनट भर बाद किसी को गली में प्रवेश करते देखा। ऑटो आगे निकल गया। जगमोहन पहचान गया कि वो टप्पू है। ये कौन आ रहा है? किशन तुरंत उठकर खड़ा हो गया। अपनी लेबर है, ज़मीन खोदने के लिए इसने आना था। जगमोहन ने कहा। लेबर? किशन हैरानी से क्या उठा। लेबर ऑटो से आती है क्या? क्यों नहीं आएगी? जगमोहन ने सहज भाव में कहा। पुरानी लेबर है, अब तो 14,000 तनख्वाह लेता है। 14,000? किशन का मुंह खुला का खुला रह गया। तो तू क्या सोचता है, बिजली विभाग यूं ही घाटे में जाता है? इतनी तनख्वाह लेबर को देगा तो घाटे में जाएगी। तो अपने को देख, काम धाम तेरे को कुछ आता नहीं और तेरे को 8,000 मिला करेगी। मेरी नौकरी आज से शुरू हो गई ना? किशन को एकाएक अपना ख्याल आ गया। हाँ, पर यह तेरा ट्रायल है, बढ़िया काम करना। लापरवाही की तो समझ तू नौकरी से गया। तभी टप्पू पास आ गया। वो 30 बरस का स्वस्थ व्यक्ति था। जीन्स की पैंट और स्कीवी में था। ये वक्त है आने का? जगमोहन तीखे स्वर में बोला। तेरे को 9 बजे यहाँ होना चाहिए था। जरा फंस गया था। टप्पू ने किशन पर नज़र मारी। ये कौन है? गली का चौकीदार है, पर अब जल्दी से बिजली विभाग में नौकरी दिला देंगे। जगमोहन बोला। तू भीतर जाओ, काम पे लग जा, अभी साहब भी आने वाले हैं। वो अकेला थक गया मिट्टी खोदते। टप्पू टेंट का पर्दा उठाकर भीतर प्रवेश कर गया। तेरा रौब चलता है? किशन मुस्कुराकर बोला। क्यों ना चलेगा, साहब का मुंह लगा हूँ। शिकायत कर दी तो इनकी नौकरी गई। इतना मानते हैं साहब तेरे को? अरे इससे भी ज़्यादा। अद्दा लाना है तो ले आ। वो जगह दूर है, पैदल जा नहीं सकता, सवारी मिलेगी नहीं। कल से 2 अद्दे ले आया कर, पैसे मैं दूंगा। तू देगा? मेरी जेब से कुछ नहीं जाना, मैं साहब से ले लूँगा। सब सेटिंग कर रखी है, सेटिंग के बिना काम ही कहाँ होता है। तेरे साहब भी पीते हैं? साहब के सामने शराब की बात मत करना, वो फालतू बात नहीं सुनते। जगमोहन बोला। समझ गया, लड़की की बात करते हैं। लड़की? झुरझुरी गांव की, वही जो 2 बार तेरे साथ भाग चुकी है। कैसी दिखती है वो? अभी भी नहीं समझा? क्या कि कैसी दिखती है वो? 2 बार मेरे साथ घर से भाग चुकी है और तू पूछता है कि कैसी दिखती है? ठीक ठाक बढ़िया होगी तभी तो मैंने उसे घर से भगाया। बेकार की होती तो मैं उसे क्यों भगाता? जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। समझ गया। किशन से रहलाकर बोला। वैसे वो है कैसी? क्या मतलब? मेरा मतलब तब वो कैसी लगती है जब। किशन चुप कर गया। कब की बात कर रहा है? अरे तब की, जब जब बोलता क्यों नहीं? तब जब क्या कर रहा है? मेरा मतलब है प्यार करते हुए वो कैसी दिखती है? वैसी जैसी झुरझुरी गांव की बाकी लड़कियां लगती हैं। जगमोहन शांत स्वर में कहा। तू समझा नहीं? वो बेचैन से क्या उठा। समझा दे। मैं वो नहीं, वो बात कर रहा हूँ कि प्यार में उसकी वो कैसी लगती है। क्या वो? जगमोहन ने सरल अंदाज में उसे देखा। किशन ने लंबी सांस ली और मुंह फेर लिया। अब बता भी। रहने दे, मुझे पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कैसे? जब मैं उससे शादी करके उससे प्यार करूँगा तो। तभी गली के मुहाने पर कार की हेडलाइट चमकी और कार मुड़कर गली के भीतर आ गई। ये कौन आ गया? किशन क्या उठा। मैं देखता, शायद साहब आ गए। जगमोहन की निगाह कार पर थी। साहब? किशन ने हड़बड़ा कर अपना चेहरा साफ किया और खुद को चुस्त करता क्या उठा। तुम साहब को बता देना कि मैं भी बिजली विभाग में नौकरी चाहता हूँ। बताना कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तारीफ़ कर देना कि मैंने आज से ट्रायल शुरू किया है। रोज़ रात को मैं इसी तरह काम किया करूँगा फिर तो। चुप कर। किशन चुप कर गया। कार पास आकर रुकी और स्टीयरिंग डोर खोलकर देवराज चौहान बाहर निकला। वो सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद पैंट में था, जो कि मैले से लग रहे थे। स्पष्ट था कि वह सुबह से कामों में व्यस्त होगा। फूट ले, जगमोहन बोला। क्या? मैं तो? अब फूट ले।
तभी बिजली विभाग में नौकरी लग पाएगी। किशन फौरन गली किनारे की तरफ बढ़ गया, परंतु जाते जाते देवराज चौहान को सलाम करना नहीं भूला। कार का इंजन बंद हो चुका था। देवराज चौहान ने जगमोहन के पास आकर पूछा, ये कौन है? गली का चौकीदार। बिजली विभाग में नौकरी दिलाने का लालच देकर इसे सेट किया है, जगमोहन ने कहा। काम कैसा चल रहा है? अभी तो शुरू हुआ है, देख लो। देवराज चौहान टेंट की तरफ बढ़ा। जगमोहन उसके साथ चलता क्या उठा। टप्पू 15 मिनट पहले ही आया, अगर वो इसी तरह लेट लती हुई दिखाता रहा तो काम कैसे चलेगा? वो ठीक आदमी है, लेट पहुंचने की कोई जायज़ वजह होगी। टाइट करना उसे। अभी नहीं, अगर अगली बार भी लेट हुआ तो उससे बात करूंगा। देवराज चौहान और जगमोहन पर्दा हटाकर टेंट में प्रवेश कर गए। सोहनलाल गड्ढे में खड़ा था, जो कि भीतर से मिट्टी निकालकर बाहर रख रहा था। रंजन लाल बैठा पसीने से भीगा हुआ था। वो थकान से भरा हुआ था। एक तरफ रखी टॉर्च की रोशनी से ही मध्यम से उजाला वहाँ हो रहा था। टप्पू सुरंग की खुदाई का काम करने गड्ढे में उतर चुका था। कितना काम किया रंजन? 3-4 फीट, रंजन ने थके स्वर में कहा। ये जल्दी का काम नहीं है, ज़मीन के नीचे जगह तंग हो जाती है, हाथ पाँव नहीं हिलते ज़्यादा, फिर मिट्टी को पीछे ढकेलना पड़ता है। 2 आदमी एक साथ नीचे उतर भी नहीं सकते, दम घुटता है, सांस लेने के लिए नीचे हवा की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। ले आया हूँ मैं, भूख भी लग रही है, खाना भी लाया हूँ। क्या सोचा कि कितने दिन हमें यहाँ लग जाएंगे? देवराज चौहान ने पूछा। दिन रात इसी तरह काम चलता रहा तो 7 दिन लग ही जाएंगे, रंजन ने कहा। वक्त हमारे पास बहुत है, समय सीमा कोई नहीं है, हमें सिर्फ वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तैयार करना है। ये काफ़ी बड़ी दौलत का मामला है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ काम करो। मिलने वाली उस दौलत को याद रखो। रंजन लाल के चेहरे पर मुस्कान उभरी। तभी टप्पू की मध्यम सी आवाज़ आई। सोहनलाल फौरन गड्ढे से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। फिर उसी गड्ढे से झुककर टप्पू बाहर आता दिखा। वो अंडरवियर में था और पसीने से भीगा हुआ था। उसके शरीर पर सिर के बालों पर मिट्टी चिपटी हुई थी। सबकी निगाह उस पर जा टिकी। ऐसे काम नहीं होगा। टप्पू लंबी सांसें लेता क्या उठा। भीतर दम घुटता है। ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क आ गए हैं, देवराज चौहान बोला। फिर जगमोहन से कहा, कार की डिक्की में छोटे सिलेंडर और मास्क हैं, वो ले आओ। पीछे की सीट पर बिजली वालों की मोटी केबल 15 मीटर रखी है, उसे टेंट के बाहर डाल दो, ताकि कोई इधर आकर देखे तो उसे यहाँ के लोग बिजली विभाग के ही लेंगे लगें। जगमोहन तुरंत बाहर निकल गया। सांस लेने के अलावा कोई और परेशानी तो नहीं? सोहनलाल ने पूछा। परेशानी हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? टप्पू हौले से हंसा। जो दौलत मिलेगी वो मुझे चार्ज करती रहेगी कि काम करना ही है। देवराज चौहान मुस्कुराया। इतना लेट कैसे हुआ? रंजन लाल ने पूछा। वो साली पुरानी माशूका पहुंची जब मैं निकलने वाला था। साली बम लग रही थी आज तो, वो भी अपना बम फोड़वाने के मूड में थी, तो वक्त लग गया बम फोड़ने में। मेरे घर पर ही वो सो रही है। ऐसा दोबारा ना हो, देवराज चौहान बोला। आगे से तुम्हें ठीक वक्त पर पहुंचना है। अब यहाँ से जाने की ज़रूरत ही क्या है? टप्पू बोला। काम जो पूरा करना है। तुम और रंजन लाल वक्त बांट लो, 2 घंटे तुम काम करोगे, 2 घंटे रंजन लाल, देवराज चौहान बोला। काम हर वक्त चालू रहना चाहिए, हम इस गली में ज़्यादा वक्त नहीं बिता सकते, किसी को शक भी हो सकता है। काम जितनी जल्दी पूरा हो जाए उतना ही बेहतर है। ज़रूरत पड़ी तो खुदाई में जगमोहन की सहायता ले सकते हो, वैसे वो बाहर आने जाने वाले मामलों को संभालेगा। सोहनलाल, तुम खुदाई से इकट्ठी हुई मिट्टी को सीमेंट की इन खाली बोरियों में भरने का काम करते रहोगे, और जगमोहन सामान ढोने वाले रिक्शे पर मिट्टी को दूर फेंक कर आता रहेगा। सब बातें मैं पहले ही समझा चुका हूँ। इस पर भी कोई समस्या आती है तो उससे फ़ौरन निपट लेना, मुझसे सलाह न लेना, मुझसे सलाह ले लेना। काम नहीं रुकना चाहिए। तीनों खामोश रहे। तुम लोगों ने एक खास मुसीबत के बारे में नहीं सोचा? देवराज चौहान ने तीनों को देखा। क्या? रंजन लाल के होंठों से निकला। अगर कोई आकर टेंट के भीतर चेक करता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो ये देखकर ज़रूर चौंक उठेगा कि यहाँ की खुदाई बगल की इमारत की तरफ की जा रही है, ना कि गली की तरफ। बिजली की तार किसी इमारत के नीचे नहीं डाली जाती। खुदाई गली में होती है तो गली में ही तार डाली जाती है। ये बात तो तुमने ठीक कही, टप्पू के होंठों से निकला। इसका कोई हल भी तो नहीं? सोहनलाल ने कहा। हमें तो इस बिल्डिंग के नीचे रास्ता बनाकर उस स्ट्रांग रूम तक जाना है। रास्ता मैं बताता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। फिर टप्पू से बोला, तुम बाहर निकलो। टप्पू गड्ढे से बाहर निकल आया। देवराज चौहान ने 4 फीट गहरे गड्ढे में झांका। गड्ढे का रास्ता बगल की बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। अब एक रास्ता गड्ढे में से गली की तरफ बनाओ, कम से कम 4-5 फीट का रास्ता बनाकर छोड़ देना। ऐसे में अगर कोई यहाँ भीतर आकर चेक करता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उसे गड्ढे में झांकते ही 2 तरफ के खुदे रास्ते नजर आएंगे। ऐसे उसे बताया जा सकता है कि मजदूर की गलती की वजह से ये सब हुआ। उसने गलत तरफ केबल डालने के लिए खुदाई कर दी थी, जबकि खुदाई गली में की जानी थी, और अब गली में ही की जा रही है। इस तरह आने वाले को भटकाने की कोशिश की जाएगी। उस स्थिति में हमारे पास कोई बहाना तो होगा उसे भटकाने का। यह घटिया बहाना है, रंजन लाल ने कहा। ना होने से तो बेहतर है। इसके अलावा और कोई बहाना इस स्थिति में नहीं हो सकता। ठीक है, रंजन लाल ने कहा। भीतर से गली की तरफ भी 3-4 फीट खुदाई कर देंगे, ये ज़रूरी है। तभी जगमोहन ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, केबल को मैंने टेंट के बाहर रख दिया है। साथ ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर कार से लाकर भीतर रखने लगा। छोटे छोटे 6 सिलेंडर थे, उनके साथ ऑक्सीजन के लिए लंबी पाइप लगी हुई थी। फेस मास्क लिफाफों में अलग पड़े थे।
जगमोहन ने सारा सामान कार से लाकर यहाँ रख दिया, फिर पैक खाने के लिफाफे भी ले आया। भूख लग रही है, खाना खाकर काम करें तो बेहतर रहेगा, सोहनलाल ने कहा। मुझे भी भूख लग रही है, रंजनलाल ने कहा। तुम लोग खाना खाओ, टप्पू बोला। मैं काम पर लगना चाहता हूँ, खाना खाकर आया हूँ। पहले गली की तरफ 4 फीट तक का रास्ता खोद लो, देवराज चौहान ने कहा। उसके बाद इमारत की तरफ की खुदाई करना। गली की तरफ की खुदाई क्यों करनी है? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने बताया। उसके बाद देवराज चौहान चला गया। काम सिलसिलेवार ठीक ढंग से चलता रहा। महाजन का मोबाइल बजता रहा। महाजन नींद में था, जबकि राधा किचन में व्यस्त थी। सुबह के 9 बज रहे थे। महाजन ने करवट बदली और फिर नींद में डूब गया। मोबाइल बजना बंद हो गया और पुनः बजने लगा। महाजन ने फ़ोन को टटोल कर उठाया और कान से लगाकर कॉलिंग स्विच दबाया। हेलो। नींद में विना बरूटा की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम? महाजन की आंखें बंदी थी। मोना चौधरी से मुलाकात के लिए मेरा कौन सा टाइम फिक्स किया? उधर से विना बरूटा ने पूछा। अभी मैंने बेबी से बात नहीं की, महाजन बोला। क्यों? कल तुम्हारे बारे में ठीक से पता किया। ये तो अच्छी बात रही, मतलब मेरे बारे में सब पता कर लिया? हाँ। मोना चौधरी से मेरी मुलाकात कब करा रहा है? दोपहर बाद फ़ोन करना। इतनी लेट क्यों? अभी मैं नींद में हूँ, उठने पर। मेरे को मोना चौधरी का नंबर दे। दोपहर बाद फ़ोन करना, महाजन ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। तभी राधा ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा। किसका फ़ोन था? किसी पहचान वाले का था। महाजन पुनः नींद में डूबने की कोशिश करने लगा। अब उठ जा नीलू, 9 बज रहे हैं। सिर्फ 9? हाँ, मैंने आलू के पराठे बनाने का सारा सामान तैयार कर लिया। महाजन ने आंखें खोली और उखड़े अंदाज में राधा को देखा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। राधा मुस्कुराई। आलू के पराठों के बारे में सुनकर खुश हो गए होगे। महाजन ने गहरी सांस ली और उठ बैठा। देखा, आलू के पराठों ने तुम्हारी नींद गायब कर दी। सही कहती हो तुम, सच में आलू के पराठों ने मेरी नींद गायब कर दी। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम रोज़ सुबह आलू के पराठे ही क्यों बनाती हो। हर सब्जी में आलू डाले बिना तुम्हारी सब्जी पूरी नहीं होती। आलू के अलावा तुम्हें और कुछ दिखाई भी देता है या नहीं? मुझे तो घर में हर तरफ आलू ही आलू नज़र आते हैं। घर के कामों में मर्द को नहीं बोलना चाहिए, राधा ने मुंह फुलाकर कहा। तुम्हें मालूम है आलू के पराठे बनाने में कितनी मेहनत लगती है? और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा बस चले तो हमेशा आलू के पराठे ही। बस कर, महाजन ने झल्लाकर कहा। ये आलू के पराठे मुझे पागल कर देंगे। कल गाजर के पराठे बनाऊंगी। गाजर के? महाजन सकपकाया। नहीं, आलू ही ठीक है। राधा खिलखिलाकर हंसी और किचन की तरफ बढ़ गई। चाय बना लाना, महाजन ने ऊंचे स्वर में कहा और मोबाइल उठाकर मोना चौधरी के नंबर में लाने लगा। परंतु कई बार कोशिश के बाद भी नंबर नहीं मिल सका। दिल्ली। दिन के 11 बज रहे थे। मोना चौधरी कार ड्राइव कर रही थी। मौसम गर्मी वाला था। मोना चौधरी के चेहरे पर इस वक्त जहान भर की खूबसूरती मौजूद दिखाई दे रही थी। आज उसने चेहरे पर ज़बरदस्त मेकअप किया था। काम ही ऐसा था कि खुद को ज़बरदस्त सजाना पड़ा था। इस वक्त उसके चेहरे को जो देखता देखते ही रह जाता। इस वक्त वो खूबसूरत हथियार की तरह लग रही थी। शरीर पर मिनी स्कर्ट और गुलाबी रंग का टॉप था। आंखों पर काला चश्मा टिका था। कानों में गोल बड़ी बालियों जैसे ईयरिंग थे, जो कि कंधों को छूते महसूस हो रहे थे। कलाई पर डायमंड का ब्रेसलेट था। गले में ब्रेसलेट से मेल खाता डायमंड का नेकलेस था। हर तरफ से मोना चौधरी कयामत ढा रही थी। पाँव में ऊंची एड़ी के ज़बरदस्त सैंडल थे। वो नगीने की भांति चमक रहे थे। मोना चौधरी की मंजिल कनॉट प्लेस में नया बना 7 स्टार होटल ग्रैंड था। ग्रैंड होटल 8 सालों से तैयार हो रहा था और होटल की इमारत काफ़ी भव्य थी। होटल का सारा काम पूरा हो चुका था और आज उसका उद्घाटन था। आज से ग्रैंड होटल शुरू हो रहा था। होटल के मालिक 2 थे। दोनों ही अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी थे और अमेरिका में भी इनके होटल थे। ग्रैंड होटल के उद्घाटन के मौके पर कई नामी हस्तियां वहां पहुंच रही थीं। उन्हीं में से एक नामी हस्ती जयंत साराभाई का आज मोना चौधरी ने शिकार करना था। 3 दिन से मोना चौधरी को इसी दिन का इंतज़ार था। 3 दिन पहले उसे जयंत साराभाई की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था। साथ में बेहद मोटी रकम की ऑफ़र थी। वो यूं पैसे की खातिर हर किसी की जान नहीं लेती थी, परंतु कॉन्ट्रैक्ट देने वाले ने उसे बताया कि जयंत साराभाई अवैध रूप से हथियारों का बिजनेस करता है और देश के कई आतंकवादी संगठनों को हथियार सप्लाई करता है। मोना चौधरी ने जयंत साराभाई के बारे में पता किया। बात सही निकली। जयंत साराभाई हथियारों का ही नहीं, ड्रग्स का भी काम करता था। ऐसे इंसान की जान लेने में मोना चौधरी को ऐतराज़ नहीं था। उसे कॉन्ट्रैक्ट देने वाले ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि जयंत साराभाई तक पहुंचना आसान नहीं है। वो कभी किसी को नज़र नहीं आता और कहाँ होता है ये पता नहीं चलता। परंतु ग्रैंड होटल की ओपनिंग सेरेमनी पर वो ज़रूर हाजिर होगा, क्योंकि होटल के मालिकों से उसके पारिवारिक रिश्ते हैं। उसकी बेटी दोनों NRI होटल के मालिकों में से एक के बेटे के साथ ब्याही हुई है, इसलिए यह मौका बेहतर होगा उसे ख़त्म करने का। काम की आधी रकम डायमंड के रूप में उसे मिल गई थी और बाकी की आधी काम के बाद मिलनी थी।
मोना चौधरी ग्रैंड होटल पहुंच गई। पार्किंग में कार रोकी तो वर्दीधारी अटेंडेंट फ़ौरन पास आ पहुंचा। मोना चौधरी बाहर निकली तो अटेंडेंट हक्का बक्का सा उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। मोना चौधरी होटल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गई। मिनी स्कर्ट और मस्ती भरी चाल किसी का भी कत्ल हो जाने के लिए काफ़ी थी। आसपास से चंद और लोग भी आ जा रहे थे, परंतु सबकी निगाह उस पर थी। उसके गुलाबी टॉप से झिलमिलाती छातियाँ हौले हौले हिल रही थीं। तभी पीछे से 50 बरस का एक आदमी आया और उसके साथ चलता क्या उठा। हेलो यंग गर्ल, तुम यहाँ सबसे हसीन लग रही हो। शुक्रिया। मोना चौधरी उसे देखकर अदा के साथ मुस्कुराई। होटल की ओपनिंग सेरेमनी पर आई हो। वो चलते चलते पुनः क्या उठा। हाँ, मैं भी, परंतु मैं अकेला हूँ। ठीक मौके पर मेरी पत्नी को कोई काम पड़ गया, वो नहीं आ सकी, परंतु तुम्हें देखकर पत्नी पर आया गुस्सा गायब हो गया। मैं सोचता हूँ कि काश तुम मेरी पत्नी होती, और मुझे पत्नी बनाने के बाद आप किसी को देखकर यही सोचते कि वो आपकी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। ऐसी बात नहीं, ऐसी ही बात है मिस्टर अजय मल्होत्रा। मिस्टर अजय मल्होत्रा। मोना चौधरी साथ चलते शांत स्वर में क्या उठी। मर्दों में एक ऐसा कीड़ा होता है जो इन्हें नई नई औरतों के स्वाद लेने पर मजबूर करता है। किसी कारणवश वो ऐसा नहीं कर पाते तो स्वाद के बारे में सोचकर ही अपनी तसल्ली कर लेते हैं। ओह, अजय मल्होत्रा सक पकाकर बोला। आप तो बहुत पहुँची हुई लगती हैं मिस या मिसेज। मिस मोना। मिस मोना, ये तो आप जानती होंगी कि आप कितनी खूबसूरत हैं, और ऊपर से कत्लेआम करने वाला मेकअप कर रखा है। देखने वाले मर्दों का कीड़ा क्यों नहीं हिलेगा। ये बात तो आप मानती है ना कि औरतों को दिखाने और मर्दों को देखने का शौक़ होता है। ऊपर वाले ने औरत को बनाई ऐसा है कि वो चाहती है हर कोई उसे देखे, परंतु मर्द तो उसे देखने के साथ ही खा जाने की इच्छा रखते हैं। ये तो मर्दों की फितरत है जो ऊपर वाले ने बनाई है। तभी होटल का प्रवेश गेट आ गया। वहाँ 4 पुलिस वालों के अलावा 4 होटल के कर्मचारी खड़े थे, जो कि आमंत्रित कार्ड देखने के बाद ही लोगों को भीतर जाने दे रहे थे। मोना चौधरी की सतर्क निगाह हर तरफ घूमी। ओ, एकाएक मोना चौधरी ठिठकी। क्या हुआ। अजय मल्होत्रा ने फ़ौरन उसे देखा। मेरा इनविटेशन कार्ड तो घर रह गया। फिक्र मत करो, अजय मल्होत्रा ने कहा, तुम मेरी मेहमान बनकर भीतर चलना, लेकिन कार्ड पर तो एक ही भीतर जा। गोपाल दास को मैं तब से जानता हूँ जब वो मेरे पापा से ब्याज पर पैसे उधार लिया करता था। कौन गोपाल दास। होटल के दोनों पार्टनरों में से एक है। तुम उसे नहीं जानती क्या। जानती हूँ, तुमने तो मेरी परेशानी दूर कर दी, फिर भी तुम मेरी पत्नी बन जाना एंट्री करते वक्त। ये ठीक है। उनकी बारी आई। अजय मल्होत्रा ने पास यानी कार्ड दिखाया और मोना चौधरी को अपनी पत्नी बताया। दोनों भीतर प्रवेश कर गए। देखा कितना आसान रहा, अजय मल्होत्रा ने कहा। अच्छा ही हुआ जो मेरी पत्नी साथ नहीं आई, वरना तुमसे बात नहीं कर पाता। वो इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि मैं किसी औरत से बात ना करूं। उसे मेरी नहीं, मेरी जेब में पड़े पैसों की चिंता रहती है कि मैं पैसों को किसी औरत पर ना लुटा दूं। ये औरतें भी बड़ी शक्की होती हैं, और मर्द पराई औरतों का साथ पाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मोना चौधरी मुस्कुराई। वो तो मर्दों का हक होता है। अजय मल्होत्रा हंस पड़ा। तभी काले सूट में होटल का कर्मचारी आया और अदब से बोला, मेरे साथ आइए सर। मोना चौधरी और अजय मल्होत्रा को वो आदमी होटल के भीतर एक बड़े से हॉल में छोड़ गया। उस हॉल की खूबसूरती देखते ही बनती थी। ऊपर से उसकी सजावट जोरदार ढंग से थी, होती भी क्यों नहीं। होटल का जन्मदिन जो मनाया जा रहा था। बैठने का इंतज़ाम था, पीने के लिए बार था, खाने की टेबलें एक तरफ लगी हुई थी। इस वक्त यहाँ 100 के करीब मेहमान थे और अभी और आने थे। मोना जी, अजय मल्होत्रा बोला। कहिए जी, मोना चौधरी ने जानलेवा अंदाज में कहा। हाय हाय, अजय मल्होत्रा सक पका कर कह उठा। इतने प्यार से कभी मेरी बीवी ने बात की होती तो ज़िंदगी सफल हो जाती। इस वक्त के लिए आप मुझे ही अपनी पत्नी समझ लीजिए। यह कहकर क्यों गजब ढाती हो। अजय मल्होत्रा ने गहरी सांस ली। तो मैं ये कह रहा था कि वो सामने बढ़िया बढ़िया विस्की मिल रही है, आज तो बिल भी नहीं देना पड़ेगा। ज़रा 2-4 पैक मार लूँ। 2-4, वो भी दिन में। क्या फ़र्क पड़ता है, शाम भी हो जाएगी, बोतल खोलिए हो तो रहा नहीं जाता। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम भी लोगी। नहीं, मैं नहीं पीती, कोल्ड ड्रिंक ले लूँगी। दोनों बार काउंटर पर पहुँचे। अजय मल्होत्रा ने लार्ज पैक लिया और मोना चौधरी ने गिलास में सोडा डलवा लिया। मोना जी, 2 बड़े घूंट भरने के बाद अजय मल्होत्रा क्या उठा। मेरे मन में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि रात का वक्त होता, तुम्हारा या मेरा बेडरूम होता और हाथ में इसी तरह जाम होता और तुम सजी संवरी मेरी बाहों में होती तो मैं तुम्हारा एक ख्वाब सच बना सकती हूँ। कैसे। अजय मल्होत्रा की आंखें चमक उठी। मेरा एक काम करना होगा, मोना चौधरी ने धीमे स्वर में कहा। इस पार्टी में जैन साराभाई नाम का आदमी आएगा। मैं उसे नहीं जानती। क्या तुम उसकी पहचान करवा कर मुझे उसका चेहरा दिखा सकते हो। जैन साराभाई। हाँ, शायद मैं इस नाम को जानता हूँ। इसकी बेटी अपने गोपाल दास के बेटे से ब्याही हुई है, अमेरिका में। याद आ गया। कहने के साथ ही अजय मल्होत्रा ने एक ही सांस में गिलास खाली किया। मतलब कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि फला आदमी जैन साराभाई है, यही कहा तुमने। हाँ, और तुमने ये भी कहा कि इस काम के बदले तुम मेरे साथ
रात को, मोना चौधरी बोली। रात को? हाँ, रात को सोऊंगी। मोना चौधरी ने सहमति से सिर हिला दिया। ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी कर देता हूँ। मेरे तो भाग्य खुल गए, एक पैग और ले लूँ। खाली गिलास रखकर अजय मल्होत्रा ने दूसरा लार्ज पैग करवाया और घूंट भरकर बोला, जयंत साराभाई से तुम्हें क्या काम, उसे जानती हो? नहीं। फिर तुम्हें इस काम की कीमत मिलेगी, फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मोना चौधरी मुस्कुराई। कहीं तुम उसे फंसाने की तो नहीं सोच रही? वो मालदार आसामी? ऐसी बात नहीं है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो हथियारों का व्यापारी है। सुना तो है, उससे बिजनेस की बात करनी है। मेरे पास पार्टी है जो बड़ी मात्रा में हथियार खरीदना चाहती है। इस बारे में तुमने उससे कोई बात नहीं करनी है, बस मुझे बताना है कि जयंत साराभाई वो खड़ा है। समझ गया। तुम उसे जानते हो? नहीं। तो फिर कैसे पहचानोगे? उसकी तुम चिंता ना करो, अभी देखता हूँ कि गोपाल दास कहाँ है। उसे कहूँगा कि मुझे जयंत साराभाई से मिलवाए। अभी मेहमान पूरे नहीं आए, शायद वो अभी ना आया हो। उसकी परवाह तुम मत करो, मैंने अपनी खातिर ये काम करना है और रात को तुम्हें बाहों में लेना है। उस पर विस्की का असर होने लगा था। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि रात को हमारे बीच ऐसा कुछ होने वाला है। मोना चौधरी उसका कत्ल करने वाले अंदाज में मुस्कुराई। अजय मल्होत्रा सूखे ओठों पर जीभ फेर कर रह गया। तुम पहले कहाँ थी? वो आ भर कर कह उठा। जयंत साराभाई की मुझे पहचान कराओ, मोना चौधरी ने हॉल में नजरें दौड़ाते हुए कहा। आधे घंटे बाद अजय मल्होत्रा ने जयंत साराभाई की पहचान करवा दी। जयंत साराभाई 60 बरस का स्वस्थ पतला लंबा व्यक्ति था, जो क्लीन शेव था और सिर के बाल काले सफ़ेद मिक्स थे। देखने में ही वो दौलतमंद लगता था। तुम कुछ देर अकेले रहो, मोना चौधरी बोली। मुझे जयंत साराभाई से बात करनी है। कितनी देर अकेला रहूं? अजय मल्होत्रा नशे की मस्ती में था। आधा घंटा, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगी, मोना चौधरी बोली। वो रात की बात याद है ना? अच्छी तरह, मोना चौधरी ने कहा और आगे बढ़ गई। जयंत साराभाई एक तरफ खड़ा 3 लोगों से बात करने में व्यस्त था। हाथ में बियर का गिलास था। यहाँ वहाँ हर तरफ लोग खड़े और बैठे बातों में व्यस्त थे। वेटर काले सूट में उनके बीच घूम रहे थे और खाने पीने की हर चीज़ को वो तेज़ी से सर्व कर रहे थे। होटल के दोनों मालिक आए मेहमानों से मिल रहे थे। महिलाओं की संख्या भी अब यहाँ 50 के करीब हो गई थी। बातों के स्वर उठ रहे थे। तभी जयंत साराभाई की निगाह मोना चौधरी पर पड़ी। मोना चौधरी सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास थामे अकेली ही कुछ कदमों पर खड़ी थी। जयंत साराभाई से नज़रें मिलते ही मोना चौधरी दिलकश अदा के साथ मुस्कुराई। जयंत साराभाई के हाथ में थमे गिलास को एक ही सांस में ख़त्म किया और खाली गिलास पास से निकलते वेटर की ट्रे में रखा और मोना चौधरी के पास आ पहुंचा। हेलो, मैं जयंत साराभाई। उसने मोना चौधरी की तरफ हाथ बढ़ाया। मोना चौधरी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कह उठी, मैं मोना। खूबसूरत हो तुम, परंतु अब औरतों में मेरी दिलचस्पी नहीं रही। दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा। तुमसे मिलना बहुत कठिन है, परंतु इस पार्टी में आसानी से मुलाकात हो गई, मोना चौधरी ने कहा। तो तुम मुझे जानती हो? हाँ, तुमसे मिलने का प्रोग्राम तो पहले से ही तय था, परंतु किसी ने बताया कि तुम इस पार्टी में आने वाले हो। जयंत साराभाई ने गहरी निगाहों से मोना चौधरी को देखकर कहा। हम पहले तो नहीं मिले, कभी नहीं, परंतु मैं जो बात करने वाली हूँ उसमें तुम्हारी भी दिलचस्पी होगी। कहो। मेरे पास एक पार्टी है जो हथियार चाहती है। कितने? हर 3-4 महीनों के बाद वो तुमसे हथियार लिया करेगी, मोना चौधरी ने कहा। पार्टी है कौन? जब मिलोगे तो जान जाओगे। अब तक वो दूसरे हथियार डीलर से हथियार लेती रही है, परंतु उसके साथ मनमुटाव हो गया है। उस हथियार डीलर से भी उसे मैंने ही मिलवाया था। अब वो बोला दूसरा डीलर चाहिए, तो मैंने तुमसे मिलने की सोची। बेहतर होगा कि हमसे 10 मिनट के लिए अकेले में बैठकर बात कर। मैं तुम्हें एक पता देता हूँ, वहाँ मैं शाम 4 बजे मिलूँगा। 1.5 घंटे बाद सिंगापुर के लिए मेरी फ़्लाइट है। 4 बजे मैं नहीं मिल पाऊँगी। इस तरह पार्टी में बिज़नेस की बात करना मेरी आदत के ख़िलाफ़ है मोना। वो तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हारी तरह मेरा वक्त भी कीमती है। मैं किसी और से भी हथियार की बात कर सकती हूँ। जयंत साराभाई के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। तुम इतना सोचते हो तो बिज़नेस के फैसले कैसे ले पाते होगे? जयंत साराभाई मुस्कुराया और बोला, सिर्फ 10 मिनट हम एकांत में बात करेंगे। हाँ, होटल के कमरे अभी खाली हैं, हम आराम से कमरे में बैठकर लॉबी में चलते हैं। अजनबी लोगों से मैं अकेले में नहीं मिलता। मेरा काम ही ऐसा है कि दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं। दोनों उस हॉल से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। अभी वो हॉल से बाहर नहीं निकले थे कि पीछे से अजय मल्होत्रा दौड़ा दौड़ा आया। मोना, मिस मोना। दोनों ठिठक कर पलटे। ओह मिस्टर मल्होत्रा, जयंत साराभाई कह उठा। तुम मैडम को जानते हो? थोड़ा बहुत, अजय मल्होत्रा ने हिचकिचाकर कहा। फिर मोना चौधरी से बोला, तुम तो यहाँ से जा रही हो? मोना चौधरी से मुस्कुराकर जयंत साराभाई ने कहा, सर। मोना चौधरी ने मुस्कुराकर जयंत साराभाई से कहा, इसे बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम 10 मिनट के लिए होटल की लॉबी तक जा रहे हैं, अभी लौटते हैं, जयंत साराभाई ने कहा। मल्होत्रा के नशे भरे चेहरे पर तसल्ली के भाव आए। उसने सिर हिला दिया।
मोना चौधरी और जैन साराभाई हॉल से निकलकर गैलरी में आगे बढ़ गए। तुम्हें इस सौदे से क्या मिलेगा? जैन साराभाई ने पूछा। कमीशन, दोनों तरफ से। मोना चौधरी ने मुस्कुराकर चलते चलते उसे देखा। तुम दोगे ना? क्यों नहीं, परंतु हथियार ज़्यादा सप्लाई होने। वो फिक्र मत करो, सब मेरे हाथ में। तुम काम क्या करती हो? ऐसे ही काम करती हूँ जैसे अब कर रही हूँ। तुम हथियारों के बिज़नेस में हो और मैंने आज तक तुम्हारा नाम नहीं सुना। अब तो सुन लिया। वैसे मैं हथियारों के अलावा और भी कई कीमती चीज़ों का बिज़नेस करती हूँ। जैन साराभाई ने मोना चौधरी को देखा परंतु कहा कुछ नहीं। दोनों लॉबी में पहुँचे। लॉबी काफ़ी बड़ी थी। 8-10 लोग ही इस वक्त वहाँ मौजूद थे। कुछ दूर रिसेप्शन बना था जहाँ पर 2 खूबसूरत युवतियाँ मौजूद थीं। बेहद शांति थी वहाँ। 4-5 काले कोट वाले इधर उधर दिखाई दे रहे थे। दोनों को कोने पर मौजूद सोफे पर जा बैठे। पार्टी कौन है? मोना चौधरी के चेहरे पर मौत की मुस्कान ना छूटी। वो उठी और जैन साराभाई के सिर पर आ खड़ी हुई। साराभाई ने उलझन भरी निगाहों से उसे देखा। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि तुम इतनी आसानी से मारे जाओगे। क्या मतलब? जैन साराभाई के माथे पर बल पड़े, परंतु इससे आगे सोचने समझने का मौका मोना चौधरी ने उसे नहीं दिया। मोना चौधरी ने फुर्ती के साथ उसके सिर के बाल पकड़कर चेहरा टेबल पर झुकाया और दाएं हाथ की कैरेट चैप उसकी गर्दन पर तीव्रता से मारी। कड़ाक की मध्यम से आवाज़ आई और उसका चेहरा टेबल पर ही पड़ा रह गया। गर्दन की हड्डी टूट गई थी और वो मर गया था। आंखें खुली पड़ी थी। बंद करने का उसे वक्त नहीं मिल पाया था। मोना चौधरी ने उसके सिर के बाल छोड़े और खुद को सामान्य करते हुए पलटी और सहज भाव से उस तरफ बढ़ गई जिधर बाहर जाने का रास्ता था। चेहरे पर अभी हल्की सी कठोरता दिखाई दे रही थी। 6-7 कदम ही आगे गई होगी कि ठिठक गई। सामने ही काले कोट वाला खड़ा उसे घूर रहा था। मोना चौधरी उसे देखकर मुस्कुराई। क्या किया है तुमने उसे? वो सख्त स्वर में बोला। मोना चौधरी ने गर्दन घुमाकर कुछ दूर जैन साराभाई की लाश को देखा, जिसका चेहरा टेबल पर टिका हुआ था और खुली आंखें स्पष्ट दिख रही थीं। वो पुनः काली कोट वाले को देखकर कह उठी, उसने ज़्यादा पी ली है, वो आराम कर रहा है। आंखें खोल कर। वो ऐसे ही आराम करता है। मोना चौधरी के चेहरे पर मुस्कान थी। बकवास मत करो, तुमने उसे मार दिया है। मैंने देखा था, तुमने उसके गर्दन पर कैरेट चाप मारी थी। तुमने उसके सिर के बाल पकड़ रखे थे। कहने के साथ ही उसने कोट की जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मोना चौधरी के चेहरे पर भरी भरी मुस्कान ना छूटी। तभी एक और काले कोट वाला वहाँ और पहुँचा। क्या हुआ? इस लड़की ने उस आदमी की हत्या की है। कोने वाली टेबल की तरफ देखो, मैंने इसे हत्या करते देखा है, पहले वाला बोला। उसने मोना चौधरी को देखा, फिर अपने साथी से कहा, क्या कहते हो? ये तो फैशन की मारी औरत है, किसी की हत्या कैसे? यही तो मैं इसे कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से इसकी हत्या करते देखा है। तुम पुलिस को फ़ोन करो, सर को भी बताओ कि। तभी मोना चौधरी उनकी तरफ बढ़ने लगी। वहीं रुक जाओ, वो रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर बोला। घबरा क्यों रहे हो? मोना चौधरी बोली। तुम्हारे पास आ रही हूँ, भागी नहीं जा रही। दूसरे वाले को जैसे अभी भी यकीन नहीं था कि ये लड़की हत्या करेगी। मोना चौधरी पास पहुंचकर ठिठकी और उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर हाथ मारकर उसे नीचे किया और ज़ोरदार ठोकर उसके पेट में मारी। वो चीख कर दोहरा हो गया। रिवॉल्वर हाथ से छूट गई। यह देखकर दूसरे ने मोना चौधरी पर छलांग लगा दी। सीधा मोना चौधरी से आ टकराया। मोना चौधरी ने फुर्ती से अपनी बाँह उसकी गर्दन के गिर्द लपेट कर दबा पड़ा दिया। वो छटपटाया। मोना चौधरी ने एक के बाद एक 4 घूंसे उसके पेट में मारे और उसकी गर्दन छोड़ दी। वो नीचे जा गिरा। तब तक पहले वाला कुछ संभल चुका था। इससे पहले कि वो पूरी तरह संभल पाता, मोना चौधरी ने ज़ोरदार ठोकर उसके सिर पर मारी तो वो चीख कर पीछे बड़े फूलदान से टकराया और नीचे गिरता चला गया। पीतल का भारी फूलदान उसके पेट पर गिरा तो वो पुनः चीखा। अब कई लोगों की निगाह उस तरफ उठ चुकी थी। मोना चौधरी तेज रफ्तार से बाहरी गेट की तरफ बढ़ गई। रुको! चलते चलते मोना चौधरी ने आवाज़ की तरफ देखा। बाईं तरफ कुछ दूर 2 काले कोट वाले रिवॉल्वर थामे खड़े थे। 15 कदम का फासला था। मोना चौधरी रुकी नहीं, उसी प्रकार आगे बढ़ती कह उठी, अपने साथियों को संभालो, वो मेरे लिए आपस में लड़ रहे थे। क्या? अब की बार उस काले कोट वाले की आवाज़ में हैरानी के भाव थे। जाकर उनसे पूछ लो। मोना चौधरी आगे बढ़ती गई। काले कोट वाला हचकचाया से अपने साथी को देखने लगा। तुमने सुना उसने क्या कहा? आओ उन दोनों को देखते हैं। दोनों तेज़ी से नीचे गिरे, उन दोनों की तरफ लपके। तब तक दूसरा वाला खड़ा हो चुका था और पास आते अपने साथियों को देखकर चीखा, वो लड़की कहाँ है? तुम यहाँ ड्यूटी कर रहे हो या आशिकी? जो उस लड़की? बेवकूफ़, वो मर्डर करके भागी है। वो देख, टेबल पर लाश पड़ी है। वो पुनः चीखा। दोनों चौंके। एक निगाह लाश की तरफ मारी, फिर पलटकर बाहर की तरफ दौड़े, परंतु बाहर आने पर मोना चौधरी ने कहीं भी नज़र नहीं आई। बहुत ढूंढा, दरबान से, पार्किंग अटेंडेंट से पूछा, इतना ही पता चला कि वो होटल से बाहर चली गई है। मोना चौधरी टैक्सी की पीछे वाली सीट पर बैठी थी। टैक्सी तेज़ी से दौड़ी जा रही थी। मोना चौधरी ने टॉप में फंसा छोटा सा मोबाइल निकाला और नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से बेल गई, फिर आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, काम हो गया, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। तुमने तो कमाल कर दिया, उधर से आवाज़ आई। क्या सच में जयंत साराभाई नहीं रहा? ग्रैंड होटल से पता कर सकते हो।
विश्वास है मुझे तुम पर, फिर भी पता कर लूँगा। वो मेरे लिए परेशानियाँ खड़ी कर रहा था, तुमने सब ठीक कर। 35 करोड़ में जैन साराभाई को ख़त्म करने की बात हुई थी। 18 करोड़ के हीरे तुमने भिजवा दिए और बाकी का वो हीरे नकली हैं। उधर की आवाज़ कानों में पड़ी। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। नकली हैं? मोना चौधरी अजीब से सर में क्या उठी। मुझ पर नहीं भरोसा तो चेक करा लो, वो खूबसूरत कांच के टुकड़े हैं, उधर से हंसकर कहा गया। मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। हम लोग जो भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, परंतु उसमें बेईमानी नहीं की जाती। बेईमानी तो मैंने भी नहीं की। तुम कह रहे हो कि हीरे नकली, सच बात कहिए, परंतु इसमें कहीं भी बेईमानी नहीं है। गलत मत सोचो। तुमने जैन साराभाई को ख़त्म करके मुझे खुश कर दिया। ऐसे में मैं तुम्हें 35 करोड़ नहीं 100 करोड़ देना चाहता हूँ। मेहरबानी, तुम 35 करोड़ ही भिजवा दो। मैं मोना चौधरी, आवाज़ कानों में पड़ी। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं तुम्हें 100 करोड़ सच में देना चाहता हूँ। और एक इमारत का पता बता रहा हूँ। वहाँ तुम्हें कोई चौकीदार या कोई नहीं मिलेगा। उस इमारत की पहली मंजिल पर चली जाना, वहीं तुम्हें 100 करोड़ रखा मिल जाएगा, जो कि तुम्हारा है। मनोजपुरी। मोना चौधरी एक एक शब्द चबा करके उठी। मेरे साथ खेल मत खेलो, वरना महंगा पड़ जाएगा सौदा। यकीन करो, मैं खुश होकर तुम्हें 100 करोड़ दे रहा हूँ। मैंने पहले ही सोच रखा था कि जो भी जयंत साराभाई को ख़त्म करेगा उसे 100 करोड़ दूंगा। तभी तो मैंने तुम्हारे पास नकली हीरे भेजे, ताकि तुम्हें 100 करोड़ काम के बाद दे सकूँ। चंद पल चुप रही मोना चौधरी। टैक्सी दौड़ती रही। मोना चौधरी, मोना, मनोजपुरी की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। मोना चौधरी के चेहरे पर सोचें दौड़ रही थी। तुम बहुत शक्की हो, मेरी बात का तुम्हें भरोसा करना चाहिए। मनोजपुरी की आवाज़ कानों में पड़ी। उस जगह का पता बोलो। उधर से मनोजपुरी ने मोती बाग का एक पता बताया। मोना चौधरी ने फ़ोन बंद किया। गंभीर स्वर में ड्राइवर से बोली, मोती बाग चलो। मोना चौधरी ने सड़क पर ही टैक्सी छोड़ दी थी। किराया चुकता करके आगे बढ़ गई। एक दो लोगों से पता पूछने के बाद 15 मिनट वो इमारत के बाहर खड़ी थी, जिसका पता मनोजपुरी ने बताया था। मोना चौधरी को अभी भी यकीन नहीं था कि उस इमारत में कोई नहीं है और यहाँ 100 करोड़ उसके लिए रखा होगा। बार बार यही बात उसके दिमाग में आ रही थी कि मनोजपुरी कोई चालाकी कर रहा है। मोना चौधरी जानना चाहती थी कि आखिर मनोजपुरी चाहता क्या है। मोना चौधरी ने ब्रा में फंसा रखे छोटे से रिवॉल्वर पर हाथ लगाकर उसकी मौजूदगी का एहसास पाया और इमारत के अधखुले गेट से भीतर प्रवेश कर गई। ये इमारत कभी कोई फैक्ट्री रही होगी, परंतु अब सब तरफ कबाड़ जैसा सामान ही पड़ा नजर आ रहा था। भीतर सुनसानी व्याप्त थी, कोई आहट नहीं थी। कोई है? मोना चौधरी ने भीतर बढ़ते हुए आवाज़ लगाई, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। कुछ आगे जाने पर उसे ऊपर जाती सीढ़ियाँ नजर आईं, तो वो ऊपर चढ़ने लगी। नज़रें हर तरफ फिर रही थीं, परंतु इंसानी मौजूदगी का कहीं कोई एहसास नहीं था। वो पहली मंजिल पर पहुंची। सीढ़ियाँ भी और भी ऊपर जा रही थीं, परंतु उसे पहली मंजिल पर ही पहुंचने को कहा गया था। सीढ़ियों के ठीक सामने दरवाज़ा था, जो कि बंद था। मोना चौधरी दरवाजे के पास पहुंची और उसे ढकेला। पल्ले खुलते चले गए। मोना चौधरी ने भीतर प्रवेश किया और हर तरफ नज़र मारी। ये गोदाम जैसी जगह थी। बंडल बंधे पैक किए दीवारों के साथ यहाँ वहाँ रखे थे। बड़ा हॉल था ये, इसलिए अभी भी वहाँ बहुत जगह खाली थी। कोई है? मोना चौधरी ने ऊंचे स्वर में पूछा, परंतु जवाब में कोई आवाज़ नहीं आई। आगे बढ़ने लगी मोना चौधरी। जाने क्यों उसे खतरे का पूरा पूरा एहसास हो गया था। कम से कम यहाँ 100 करोड़ नहीं रखे हो सकते, और रखवाली के लिए कोई आदमी भी ना हो, ये बात बनती नहीं थी। मोना चौधरी सतर्कता से उस गोदाम जैसे हॉल में फिरने लगी। उसके सैंडलों की आवाज़ें ही वहाँ गूंज रही थीं। अभी आधे हॉल तक ही गई होगी कि एक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मोना चौधरी चौंक कर पलटी। होंठ भिज गए थे। जहाँ वो खड़ी थी वहाँ से दरवाज़ा स्पष्ट नज़र आ रहा था। दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और उसके पास 6.25 फीट लंबा पहाड़ जैसी सेहत वाला काले रंग का आदमी खड़ा था। उसके पीछे का दरवाज़ा लगभग छिपसा गया था। उसने बनियान और लंगोट बांध रखा था। उसके देखते ही देखते उसने बनियान उतारकर एक तरफ उछाल दी, तो उसकी सेहत झलक उठी। देखने में ही स्पष्ट लग रहा था कि वह अथाह ताकत का मालिक है। काफ़ी दूर होते हुए भी दोनों एक दूसरे को देखते रहे कई पलों तक। मोना चौधरी के चेहरे पर कठोरता आने लगी। आंखों में मौत की चमक लहरा उठी। हरामज़ादा मनोजपुरी, मोना चौधरी बड़बड़ा उठी। एकाएक पहाड़ जैसा आदमी दरवाजे से हिला और उसकी तरफ आने लगा। उसकी चाल मस्त हाथी की तरह थी। मोना चौधरी मौत सी निगाहों से उसे देखती सोच रही थी कि इसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। वो 10 कदम पहले ही ठटक गया। कौन हो तुम? वह जवाब में खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया। बात क्या है? पूछा मोना चौधरी ने। मुझे बताया गया था यहाँ पर जो लड़की पहुँचे उसे ख़त्म करना है। वो भारी मोटी आवाज़ में कह उठा। वैसे ये बात मेरी शान के खिलाफ है कि तुम जैसी कमसिन लड़की की हत्या करूँ, परंतु काम तो काम है। मनोजपुरी के आदमी हो तुम? मोना चौधरी खतरनाक स्वर में कह उठी। उसने सहमति से गर्दन हिला दी। वो भी आए? नहीं, अब तुम मरने के लिए तैयार हो।
मोना चौधरी ने टॉप के भीतर हाथ डाला और छोटा रिवॉल्वर निकाल लिया। ये देखकर पहाड़ जैसा आदमी उसे घूरने लगा। तुम मेरी जान नहीं ले सकोगे, मोना चौधरी गुर्राई। अब मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ। शब्द पूरे भी ना कर सकी मोना चौधरी। उसने फुर्ती के पास लगे बंडलों के ढेर पर से एक बंडल खिलौने की तरह उठाया और मोना चौधरी पर उछाला। मोना चौधरी ने फायर कर दिया, अपनी जगह छोड़ दी, परंतु गोली उसे नहीं लगी और तब तक उसने दूसरा बंडल उठाकर मोना चौधरी का निशाना लेकर फेंका और फुर्ती से तीसरा और फिर चौथा उछालकर मोना चौधरी की तरफ भागा। एक बंडल मोना चौधरी के पैर पर लगा था, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाकर नीचे जा गिरी थी। वो बंडल काफ़ी भारी थे, परंतु वो खिलौनों की तरह फेंक रहा था। गिरने के बाद मोना चौधरी ने संभलना चाहा तो उस पहाड़ जैसे आदमी को अपने पास खड़ा पाया। इससे पहले कि रिवॉल्वर वाला हाथ संभाल पाती, उसकी ज़ोरदार पैर की ठोकर हाथ पर पड़ी और रिवॉल्वर हाथ से छूटकर दूर खिसकती चली गई। मोना चौधरी ने नीचे बैठे उछाल भरी और कई फीट तक फर्श पर लुढ़कती चली गई। फिर फुर्ती से उछलकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ देखा। वो कमर पर हाथ रखे उसे देखता मुस्कुरा रहा था। अब कैसे मारोगी मुझे? वो दांत दिखाकर बोला। रिवॉल्वर तो तुम्हारे पास रही नहीं। दांत पीछे मोना चौधरी उसे देखे जा रही थी। वो पुनः खतरनाक ढंग से मोना चौधरी की तरफ बढ़ने लगा। मोना चौधरी सतर्क हो गई। वो जानती थी कि अगर एक बार इस हाथी जैसे इंसान की पकड़ में आ गई तो ज़िंदगी नहीं बचेगी। पास पहुँचते ही मोना चौधरी पर झपट्टा मारा उसने। मोना चौधरी ने पीछे होते हुए खुद को बचाया और फिर पीछे को होने लगी। वो खूंखार निगाहों से उसे देखते उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। मोना चौधरी जानती थी कि इस तरह उससे ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएगी, कभी भी उसके हाथ आई जाएगी। ये सब ज़्यादा देर नहीं चलना चाहिए, परंतु इसे पार पाना भी तो आसान नहीं था। शारीरिक ताकत में इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो 8-10 कदम दूर था कि उसने मोना चौधरी पर झपट्टा मारा। मोना चौधरी फुर्ती से खुद को बचा गई और वापस उस तरफ दौड़ी जहां उसकी रिवॉल्वर गिरी थी। वहां पहुंचकर अपनी रिवॉल्वर ढूंढने लगी। उस पर भी निगाह थी उसकी। वो उसकी तरफ आने लगा था। मोना चौधरी तेज़ी से रिवॉल्वर ढूंढ रही थी। वहाँ बक्सों का ढेर था, उसके फेंके बक्से नीचे भी बिखरे पड़े थे। मोना चौधरी जानती थी कि यहीं कहीं उसकी रिवॉल्वर गिरी है। वो सिर पर पहुँच गया था। मोना चौधरी ने उससे बचने के लिए भागना चाहा, परंतु उसने झपट्टा मारकर उसकी बाँह पकड़ ली थी। मोना चौधरी की आंखों के सामने मौत नाच उठी। उस आदमी के होठों से वहशी गुर्राहट निकली और मोना चौधरी की बाँह पकड़े उसे गोल गोल घुमाने लगा। मोना चौधरी के पाँव फर्श से उठ गए। वो गोल गोल घूमती हवा में तैर रही थी। वो जानती थी कि अभी वो उसे इसी तरह तेज़ घुमाते हुए छोड़ेगा और वो किसी दीवार से जा टकराएगी। ऐसा ही हुआ। उसने उसकी बाँह छोड़ दी। मोना चौधरी का शरीर हवा में लहराता दीवार के साथ रखे बक्सों से जा टकराया। उसके होठों से चीख निकली और बक्सों के साथ नीचे गिरती चली गई। एक बक्सा तो उसके गिरने के बाद ऊपर से उसके कंधों पर आ गिरा तो होठों से पुनः चीख निकल गई। ऊपर पड़े बक्से को हटाकर उसने उठाना चाहा कि ठिठक गई। पेट के नीचे किसी चीज़ की चुभन का एहसास हुआ। उसने फ़ौरन हाथ से वहाँ टटोला। अगले ही पल उसके हाथ की हरकत करती उंगलियां थम गई। वो रिवॉल्वर थी, उसी की रिवॉल्वर। एकाएक मोना चौधरी के चेहरे पर दरिंदगी नाच उठी। उसने उस आदमी की तलाश में नज़रें घुमाई तो उसे अपनी तरफ आता पाया। हाथ अभी भी पेट के नीचे दबा था, परंतु उंगलियां रिवॉल्वर के गिर्द कस चुकी थी। मोना चौधरी उसे आते देखे जा रही थी। वो पास आकर ठिठका और झुककर मोना चौधरी की बाँह पकड़कर उसे उठाया। बस इतना वक्त ही बहुत था मोना चौधरी के लिए। पेट के नीचे दबा हाथ आज़ाद हो गया और उसने रिवॉल्वर को उसकी टांगों के बीच लगाकर एक के बाद एक 2 फायर कर दिए। वो खड़ा रह गया। मोना चौधरी को अभी भी उसने बाहों में जकड़ रखा था। उसकी निगाह मोना चौधरी पर गई। मोना चौधरी ये सोचकर हड़बड़ा उठी कि शायद उस पर गोलियों ने कोई खास असर नहीं दिखाया। वो अब उसकी छाती पर फायर करने जा रही थी कि एकाएक उसने मोना चौधरी की बाँह छोड़ दी। वो लहराया और सीधा मोना चौधरी पर ही गिरने जा रहा था कि मोना चौधरी ने फुर्ती से एक तरफ छलांग लगा दी। वो धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। उसके बाद वो हिला नहीं। पास पहुंचकर मोना चौधरी ने उसे देखा। उसकी टांगों वाले हिस्से से खून बह रहा था। मोना चौधरी रिवॉल्वर थामे झुकी और उसके सिर से नाल सटाकर 2 बार ट्रिगर दबा दिया। पुनः धमाके हुए। उसका शरीर शांत पड़ा रहा। मोना चौधरी समझ गई कि वो मर चुका है। मोना चौधरी ने रिवॉल्वर जेब में रखी और वहीं हॉल में एक कैन में रखा पेट्रोल मिल गया। मोना चौधरी ने वहाँ पेट्रोल छिड़का और फायर करके आग लगा दी। फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती चली गई। चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। आंखें अंगारों की तरह सुलग रही थीं। मनोजपुरी का चेहरा आंखों के सामने नाच रहा था। वह इमारत से बाहर निकली और किनारे आगे बढ़ती चली गई। मोबाइल निकाला और मनोजपुरी का नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो। तुरंत ही आवाज़ कानों में पड़ी। तेरा आदमी मर गया, मोना चौधरी गुर्राई। ये कैसे हो सकता है? अब तेरी बारी है। मोना चौधरी से खेल खेलना तेरे को ही भारी पड़ गया मनोजपुरी। अब मैं मजाक कर रहा था तेरे से। तेरा 100 करोड़। मैं तेरे से मजाक नहीं कर रही, मोना चौधरी ने कहा और फ़ोन काटकर पारसनाथ का नंबर मिलाया। हेलो। तुरंत ही पारसनाथ की आवाज़ कानों में पड़ी। कैसे हो? मोना चौधरी ने शांत स्वर में पूछा। बहुत बढ़िया। तुमने आज कई दिनों बाद फ़ोन किया, उधर से पारसनाथ ने कहा।
मनोजपुरी को जानता है ना, वो स्मगलर? वही। मोना चौधरी के दांत पिच गए। उसका आता पता लगा कि वो कहाँ मिलेगा। मामला क्या है? मेरे से काम करवा के 35 करोड़ देने की अपेक्षा उसने मेरी जान लेने की चेष्टा की। ओह। पारसनाथ की आवाज़ में इस बार सख्ती आ गई। ये तो उसने अपनी मौत बुला ली। मैं पता करता हूँ उसके बारे में कि वो कहाँ मिलेगा। मोना चौधरी ने फ़ोन बंद किया। चलते चलते वो टैक्सी की तलाश में नज़र दौड़ा रही थी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। हाँ, मोना चौधरी ने बात की, परंतु दूसरी तरफ मनोजपुरी था। तुम मेरे मजाक का बुरा मान गई। मैं सच में तेरे से मजाक कर रहा था। तेरे को देने को 100 करोड़, मुझे 35 करोड़ चाहिए जो तय हुआ था। मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। मैं सच में 100 करोड़? 35? ठीक है। मनोजपुरी की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। कहाँ भिजवाऊँ? हयात होटल के बाहर मैं खड़ी मिलूंगी। मेरा आदमी 1 घंटे में पैसा लेकर वहाँ पहुँच जाएगा। इस बार मजाक मत करना मनोजपुरी, मैं वहाँ अकेली नहीं होंगी। मोना चौधरी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पर वैशी भाव नाच रहे थे। तभी खाली ऑटो जाता मिल गया। मोना चौधरी उस पर सवार हो गई। मोती बाग से हयात होटल का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था। मोना चौधरी हयात होटल के बाहर इस तरह खड़ी थी कि वहाँ वहाँ पहुँचने वाले उसे आसानी से देख सकें। मनोजपुरी की तरफ उससे उसे खतरा तो था ही। वो अब भी आदमी भेज सकता था उसे ख़त्म करने के लिए, परंतु मोना चौधरी ने अपनी सोच के मुताबिक रिस्क ले लेना ठीक समझा। वैसे इस बार मनोजपुरी से चालाकी की आशा कम थी। 40 मिनट बाद ही एक काली कार उसके पास आकर रुकी। मोना चौधरी की निगाह कार पर जा टिकी। भीतर एक ही आदमी था जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो बाहर निकला और कार के साथ घूमकर दूसरी तरफ उसके पास पहुंचा। मोना चौधरी, वो शांत स्वर में बोला। मोना चौधरी ने हौले से सिर हिला दिया। मनोजपुरी ने तुम्हारा सामान भेजा है। मोना चौधरी की निगाह आसपास दूर तक घूमी, परंतु खतरे वाली कोई बात नहीं दिखी। दिखाओ। मोना चौधरी कार की तरफ बढ़ी। उसने कार की डिक्की खोली तो भीतर 2 बड़े सूटकेस पड़े नजर आए। खोल कर दिखाऊं? वो बोला। हाँ। उसने सूटकेस खोले। भीतर हज़ार हज़ार के नोटों की गड्डियाँ ठूसी हुई थी। सूटकेस बंद कर दिए गए। कितने हैं? मुझे 35 करोड़ बताया गया। वो बोला। तुम्हारा नाम क्या है? अहमद। सौदा करोगे मेरे साथ? मोना चौधरी मुस्कुराई। क्या? मैं तुम्हें ये 35 करोड़ दे सकती हूँ अगर तुम मुझे बता दो कि इस वक्त मनोजपुरी कहाँ मिलेगा। वो चौंका। 35 करोड़ की रकम बहुत बड़ी होती है। इतना पैसा तुम कभी नहीं कमा सकते, परंतु मैं तुम्हें 35 करोड़ पाने का शानदार मौका दे रही हूँ। यह मौका हाथ से निकल गया तो ज़िंदगी भर पछताओगे। ये क्या कह रही हो? उसके होंठों से बेचैन सा स्वर निकला। क्या तुम 35 करोड़ पाना नहीं चाहते? मनोजपुरी का पता क्यों पूछ रही हो? उसे ख़त्म करना है। क्यों? उसने मेरे साथ धोखेबाजी की है। मुझसे काम लेकर पेमेंट देने की अपेक्षा मुझे ख़त्म करने की चेष्टा की। दे तो रहा है वो पैसा, अपनी फांसी को दे रहा है, अपनी फंसी को दे रहा है, वरना पहले उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। अहमद व्याकुल सी निगाहों से उसे देखता रहा। 35 करोड़ नहीं चाहिए तुम्हें? उसने होंठ भींच लिए। ठीक है, मान लो मैं तुम्हें सारा पैसा देने को तैयार। तुम उसे मार नहीं सकोगी। ये मेरा काम है, मुझ पर छोड़ दो। तुमने उसे मार दिया तो उसके बेटे मुझे नहीं छोड़ेंगे कि मैंने तुम्हें मनोजपुरी का पता बताया। ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, मैं किसी को नहीं बताने वाली कि वो समझ जाएंगे। तुम अभी इसी कार पर 35 करोड़ लेकर दिल्ली से खिसक जाओ। अहमद चुप रहा। सोच के भाव उसके चेहरे पर नाच रहे थे। जानते हो इस वक्त मनोजपुरी कहाँ है? हाँ। बताओ। मुझे डर लग रहा है कि ऐसा करके मैं भारी मुसीबत में फंस। डर लग रहा है? 35 करोड़ मिलने की खुशी नहीं हो रही? मोना चौधरी ने तीखे स्वर में कहा। अहमद उलझन में फंसा व्याकुल दिखा। नज़रें मोना चौधरी पर थीं। मनोजपुरी का तो मुझे पता चल ही जाएगा। कोई भी 50 लाख में ये खबर खुशी से मुझे दे देगा कि वो कहाँ मिलेगा। तुम 35 करोड़ नहीं लेना चाहते तो हम में बात खत्म। मोना चौधरी ने कार की डिग्गी बंद कर दी। इस वक्त वो नरेला का फार्म हाउस पर है। नरेला का फार्म हाउस? हाँ। अहमद ने सूखे ऑटो पर जीप फेर कर फार्म हाउस का पता बताया। वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर है कल से। मोना चौधरी मुस्कुराई। खबर गलत निकली तो? मैं गलत क्यों बताऊँगा? 35 करोड़ लेकर झूठ बोलने ज़रा, अहमद ने कहा। तुम झूठ बोल भी दो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोना चौधरी ने टॉप के भीतर हाथ डाला और छोटी रिवॉल्वर निकाल ली। तुम्हें 35 करोड़ देने का मेरा कोई इरादा शुरू से नहीं है। क्या तुम? मोना चौधरी ने 2 बार ट्रिगर दबा दिया। फायर के 2 धमाके गूंजे। दोनों गोलियां अहमद की छाती में लगीं। वो कार से टकराकर नीचे जा गिरा। दूर खड़े होटल के दोनों दरबानों की निगाह धमाके की आवाज़ें सुनकर इधर ही उठी, परंतु जब तक मोना चौधरी कार में बैठ चुकी थी। चाबी कार में ही लगी थी। उसने कार स्टार्ट करते ही तेज़ी से कार को दौड़ा दिया और भीतर लेन से कार निकाल कर मुख्य सड़क पर दौड़ने लगी। अब उसने नरेला के फार्म हाउस पर पहुंचना था, जिसका पता अहमद ने बताया था। मोना चौधरी ने ऊंची छलांग ली और फार्म हाउस की 10 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ गई। दीवार पर कांटेदार तार लगे थे और उसने तारों को थाम लिया था। वहां से भीतर देखा। फार्म हाउस के भीतर काफ़ी मात्रा में पेड़ नज़र आ रहे थे। फूलों की क्यारियां थीं। स्पष्ट था कि यहाँ के रखरखाव पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। जल्दी उसे 2 आदमी नज़र आ गए जो कि गने लिए हुए थे।
एक पेड़ की छाया में खड़ा सतर्क निगाहों से इधर उधर देख रहा था। दूसरा वहाँ से कुछ दूर टहलता नजर आ रहा था। काफ़ी दूरी पर शानदार बंगला बना हुआ था। बंगले की छत पर भी उसने एक गनमैन देखा और मनोजपुरी बंगले के भीतर था। मोना चौधरी ने कांटेदार तारों को थामकर अपने शरीर को झटका दिया। दीवार से पैर उखड़ गए। जिस्म उड़ता सा हवा में लहराया और तारों के ऊपर से दीवार के भीतर आया तो उसने तारें छोड़ दी। अब मोना चौधरी का जिस्म हवा में था। 2 पल बीते गए, उसके पांव चारदीवारी के भीतर ज़मीन पर लगे और वह लड़खड़ाकर ज़मीन पर लुढ़क गई। आहट उभरी थी। कुछ दूर पेड़ की छाया में खड़े गनमैन की निगाह इस तरह घूमी कि वह गन संभाले इधर ही आने लगा। उसकी चौकस निगाह हर तरफ जा रही थी। इधर काफ़ी पेड़ थे। जल्दी वो मोना चौधरी के पास पहुंच गया। ठिठका। मोना चौधरी पहले ही समझ चुकी थी कि गनमैन इस तरफ आ रहा है, परंतु वो गनमैन फटी फटी निगाहों से मोना चौधरी को देखने लगा था। गिरने की वजह से मिनी स्कर्ट ऊपर की ओर उलट गई थी। नीचे सिल्क की लाल पेंटी नज़र आ रही थी। लंबी पुष्ट स्टॉल टांगें उसकी हवा उड़ा देने के लिए काफ़ी थीं। वह हक्का बक्का सा मोना चौधरी की टांगों को देखे जा रहा था। ज़रा हाथ देना, मोना चौधरी सीधी होते हुए बोली। वो जैसे होश में आया, थोड़ा सा आगे बढ़ता क्या उठा। तुम भीतर कैसे आ गई? दीवार से। उसने मोना चौधरी के बड़े हाथ को थामा उसे उठाने के लिए, परंतु मोना चौधरी ने उसका हाथ थामते ही तीव्रता से झटका दिया। वो संभल ना सका और मोना चौधरी के ऊपर आ गिरा। फिर मोना चौधरी ने उसे मौका नहीं दिया और अपने दाएं हाथ का पंजा उसके गले पर टिकाकर पूरी ताकत से गला दबाने लगी। वो जोरों से तड़पा, खुद को आज़ाद कराने की चेष्टा की, परंतु कामयाब नहीं हो सका। चंद पल बीतते बीतते उसका शरीर ढीला पड़ा, फिर शांत होता चला गया। उसकी आंखें फट चुकी थी, मुंह खुला हुआ था, बाहें फैली थी और दोनों टांगें मुड़ी हुई थी। मोना चौधरी उछलकर खड़ी हुई और नीचे पड़ी गन को उठा लिया। उसकी शिकारी निगाह हर तरफ घूमी और गन थामे धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगी। शाम के 5 बज रहे थे। सूर्य पश्चिम की तरफ सरक रहा था, परंतु ये शाम अब खून से रंगीन होने जा रही थी। मौत के बादल इस फार्म हाउस पर बरस रहे थे। पेड़ों की ओट लेटे मोना चौधरी 10-15 कदम आगे पहुंची तो दूसरा गनमैन दिखा, जो कि कंधे पर गन लटकाए रूटीन भरे अंदाज में वहां टहल रहा था। मोना चौधरी की निगाह आसपास घूमी और कोई गनमैन नज़र नहीं आया। मोना चौधरी पेड़ के पीछे से निकली और तेज़ी से गनमैन की तरफ बढ़ गई। तभी गनमैन की निगाह उस पर पड़ गई। वो चौंका। एक तो खूबसूरत लड़की को यहाँ देखकर, दूसरे उसके हाथ में गन देखकर। उसने तुरंत गन हाथ में ले ली। मोना चौधरी उसकी तरफ बढ़ते क्या उठी। तुम्हारे साथी ने ये गन तुम्हारे लिए भेजी है। मोना चौधरी ने हाथ में पकड़ी गन को हिलाया। तुम कौन हो? गनमैन ने सतर्क स्वर में कहा। मुझे उसने बुलाया था, पैसे दिए और मज़े लिए। तुम भी करोगे क्या जो उसने किया? मोना चौधरी अब उसके पास पहुंच चुकी थी। ये लो गन। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने गन को उसकी तरफ बढ़ाया। उलझन में फंसे उसने हाथ में थमी गन को कंधे पर लटकाया और मोना चौधरी की बढ़ाई गन थामते हुए क्या उठा। उसने गन क्यों भेजी? गन तो उसके पास ही होनी। तभी मोना चौधरी ने दाईं टांग का घुटना जोरों से उसके पेट में मारा। गन उसके हाथ से छूट गई। वो पेट थामे करा कर दोहरा हुआ आगे को झुका। उसी पल मोना चौधरी ने दाएं हाथ की कैरेट चाप उसकी गर्दन पर मारी। कड़ाक! हड्डी टूटने की मध्यम सी आवाज़ आई और झुके ही झुके वो नीचे जा गिरा। शांत हो गया। मोना चौधरी के चेहरे पर दरिंदगी बरस रही थी। उसकी वहशी निगाह हर तरफ घूमी और झुककर गन उठाई और तेज़ी से बंगले की दिशा की तरफ बढ़ती चली गई, जो कि करीब 100 फीट के फासले पर था। डूबते सूर्य की तेज़ धूप में चेहरा चमक रहा था मोना चौधरी का। अभी आधा रास्ते ही तय किया होगा कि एक तेज़ आवाज़ सुनकर उसे रुक जाना पड़ा। रुको, हिलना मत। मोना चौधरी शब्द पूरे होने से पहले ही ठटक चुकी थी। गन नीचे रख दो। वही आवाज़ पुनः आई। मोना चौधरी ने गन को छोड़ दिया। वो पैरों के पास जा गिरी। हिलना मत। आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। मोना चौधरी शांत सी खड़ी रही। तभी उसके कानों में पीछे से आती कदमों की आहट पड़ी। फिर वो उस पर गन ताने सामने आ गया। दोनों की नज़रें मिली। वो मोना चौधरी को देखते ही चौंका। मोना चौधरी उसे पहचान गई थी। मनोजपुरी जब उससे काम की बात तय करने के लिए मिला था तो यह आदमी तब उसके साथ ही था, लेकिन तब इससे कोई बात नहीं हुई थी। यह सुरक्षा के नाते तब मौजूद था। तुम? उसके होंठों से निकला। मोना चौधरी? मोना चौधरी मुस्कुराई। तुम यहाँ कैसे? वह हैरान था, उलझन में था। मनोजपुरी ने यहाँ बुलाया था, मोना चौधरी बोली। तुम्हें बुलाया था तो उसने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो? उसने कहा। भूल गया होगा। हैरानी है क्या? पुरी यहाँ किसी से नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ वो आराम करने आता। मुझे उसने बुलाया। तुमने गन क्यों पकड़ रखी थी? ये गन तो हमारे आदमियों की है। उसके माथे पर बल पड़े। हाँ, तुम्हारे ही आदमियों की है। वो आदमी उधर बेहोश पड़ा है, मुझे पहचानता नहीं था। और तुम उधर से आई? हाँ। दीवार फांद कर? हाँ। पुरी ने तुम्हें बुलाया था तो तुम सीधे रास्ते से क्यों नहीं आई, दीवार क्यों फांदी? इससे तुम्हें क्या एतराज़ है? मोना चौधरी जानलेवा अंदाज में मुस्कुराई। बहुत एतराज़ है। तुम्हारा इस तरह आना शक से भरा है, वो सतर्क स्वर में बोला। तो मैं पुरी तक ले चलता हूँ। ये तो अच्छी बात है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि रास्ते में कोई गलत हरकत मत कर बैठना।
तुम्हें यहाँ देखकर मेरी तसल्ली नहीं हुई, खास तौर से तुम दीवार फांद कर भीतर आई हो। उसने मोना चौधरी को सतर्क किया। चिंता मत करो, अब जल्दी से पुरी के पास चलो। दोनों चल पड़े। पुरी ने तुम्हें जो काम कहा था वो तुमने कर दिया या करना है? उसने पूछा। कर दिया। फिर यहाँ तुम्हें पुरी ने क्यों बुलाया, जानना चाहते हो? हाँ, सौदा 35 करोड़ में हुआ था और पैसे देने के बदले उसने मेरी जान लेनी चाहिए। वो चौंका, परंतु तब तक मोना चौधरी झुककर दोनों हाथों से उसकी पिंडलियाँ थामकर उसे उछाल चुकी थी। वो ज़ोरों से लड़खड़ा कर गिरा। गन उसके हाथ से छूट गई। इससे पहले कि वो दोबारा उठता, मोना चौधरी ने एक के बाद एक 5-7 ठोकरें उसकी कनपटी पर लगाई। बुरी तरह छटपटाया और फिर गहरी बेहोशी में डूबता चला गया। गन थामे मोना चौधरी आगे बढ़ गई। चेहरे पर दरिंदगी बरस रही थी। नज़रें हर तरफ घूम रही थी, परंतु ऐसा कोई नहीं दिख रहा था जिसकी निगाह इस तरफ हो। सामने ही फार्म हाउस का बंगला था। दरवाज़ा भी खुला था। मोना चौधरी तेज़ी से भीतर प्रवेश करती चली गई। अगले ही पल ठिठक गई। सामने ही मनोजपुरी सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। सामने उसकी 50 बरस की पत्नी बैठी थी। मोना चौधरी की निगाह पड़ते ही मनोजपुरी के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। क्या हुआ? उसकी पत्नी के ओठों से निकला। साथ ही मोना चौधरी की तरफ गर्दन घूमी। मनोजपुरी के चेहरे का रंग फक पड़ गया था मोना चौधरी को सामने पाकर। ये कौन है? उसकी पत्नी ने पूछा। तुम भीतर जाओ फ़ौरन, मनोजपुरी ने सूखे ओठों पर जीभ फेरते हुए कहा। उसकी पत्नी उठी और वहाँ से चली गई। मोना चौधरी आगे बढ़ी और मनोजपुरी से 5 कदमों के फासले पर आ खड़ी हुई। मनोजपुरी के चेहरे पर नाश्ता डर स्पष्ट नज़र आ रहा था। तो तुम्हें पैसे नहीं मिले क्या? मनोजपुरी के स्वर में घबराहट थी। मिल गए। तो यहाँ क्यों? ये जानने आया हूँ कि तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते थे, मोना चौधरी ने मौत भरे स्वर में कहा। वो मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो। सीधा जवाब दे, क्योंकि सवाल भी सीधा है। मोना चौधरी गुर्रा उठी। मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले जयंत साराभाई को मेरे इशारे पर मारा गया, मनोजपुरी कहते हुए उठ गया। ये बात जग जाहिर हो जाती तो मेरे बहुत से दुश्मन उठ खड़े होते। तो तुम्हारा ख्याल था कि मेरे ज़िंदा रहने से ये बात खुल जाती? हाँ। तो बाद में मुझे पैसे क्यों भिजवाए? मैं तुम्हें शांत करना चाहता था कि ताकि बाद में मौका पाकर मुझे मार सको। देखो मनोजपुरी उसकी तरफ बढ़ता क्या उठा। तो मुझे गलत मत समझो, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। तभी वहाँ पहुँचते ही मनोजपुरी ने उस पर छलांग लगा दी। सब कुछ अचानक हुआ था। मोना चौधरी के पाँव उखड़ गए। वो नीचे जा गिरी। गन हाथ से छूट गई। मनोजपुरी उसके ऊपर आ गिरा था और अब दरिंदा लग रहा था। उसका एक हाथ मोना चौधरी की गर्दन पर जा टिका। दबाव बढ़ने लगा। मोना चौधरी ने उसका हाथ अपने गले से हटाने की कोशिश की। हरामजादी, मनोजपुरी गुर्रा उठा। तू मुझे मारने आई है? तेरी ये हिम्मत कि मनोजपुरी को मारने की सोचे? तुझे तो मैं कुतिया की मौत मारूंगा अभी, साली तू तो। तभी मोना चौधरी का घूंसा उसके दांतों पर जा पड़ा। वो चीखा, झटपटाया। 1-2 दांत टूट जाने की वजह से मुंह से उसकी छातियों पर गिरा। गर्दन की पकड़ ढीली हो गई तो मोना चौधरी ने उसे अपने ऊपर से उछाल दिया और तुरंत उठकर खड़ी हो गई। मनोजपुरी ने भी पीड़ा से उठते हुए जल्दी से उठना चाहा, लेकिन कि मोना चौधरी की ठोकर उसकी कनपट्टी पर जा पड़ी। वो चीख कर नीचे जा गिरा। वहशी भाव चेहरे पर समेटे मोना चौधरी ने नीचे पड़ी गन उठाई और गन की ज़बरदस्त चोट उसके सिर पर की। मनोजपुरी चीख पड़ा। फिर मोना चौधरी रुकी नहीं और गन के वार एक के बाद एक सर पकड़ती चली गई। मनोजपुरी की चीखें मध्यम पड़ने लगी। जल्दी एक वक्त वो भी आया कि मनोजपुरी शांत पड़ गया, परंतु मोना चौधरी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। ताकतवर दुश्मन को ज़िंदा छोड़ना ज़िंदगी में कभी भी घातक हो सकता था। मोना चौधरी ने उसके सिर के बाल पकड़े और तब तक उसका सिर फर्श पर मारती रही जब तक वो मर नहीं गया। मोना चौधरी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली। शरीर पर सिर्फ ब्रा थी। बेड पर रखा गाउन उठाकर पहना और गीले बालों को झटका देकर पीछे को किया। फिर किचन में जा पहुंची और कॉफ़ी बनाने लगी। उसके उठे हुए नुकीले उरोज हौले हौले हिलते कहर ढा रहे थे। फिर वो कॉफ़ी के प्याले के साथ किचन से बाहर निकली और बेड के पास रखी चेयर पर आ बैठी और कॉफ़ी के घूंट लेने लगी। रात के 10 बज रहे थे। आज का पूरा दिन व्यस्तता से बीता था। मनोजपुरी ने धोखेबाजी वाली बात न की होती तो दोपहर को ही उसने फुर्सत पा लेनी थी, लेकिन अब सारा काम निपटाकर वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। अभी आधी कॉफ़ी पी थी कि मोबाइल बजने लगा। उसने कॉफ़ी का प्याला रखा और आगे बढ़कर मोबाइल उठाया और कॉलिंग स्विच दबाकर हेलो फ़ोन कान से लगाया। हेलो, मोना चौधरी बोल रही हैं? हाँ, मैं मनोजपुरी का बेटा कृष्णापुरी बोल रहा हूँ। तुमने फार्म हाउस पर पापा को मार दिया, परंतु मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि पापा जो कर रहे थे उसमें मेरा या मेरे छोटे भाई रामपुरी की कोई सलाह नहीं थी। पापा अपने काम अपने मर्जी से करते हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उधर से युवक की घबराई आवाज़ आई। मतलब कि मेरे मामले में तुम दोनों भाइयों का कोई हाथ नहीं, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। नहीं, तो फिर चिंता क्यों कर रहे? मैं तुम्हें बताना चाहता था कि हम में कोई दुश्मनी नहीं है। सुन लिया मैंने, समझ भी लिया। तुम दोनों भाई कभी मेरे रास्ते में मत आना। नहीं आएंगे हम तो। मोना चौधरी ने मोबाइल बंद किया और बेड पर उछाल दिया। फिर कुर्सी पर बैठते हुए कॉफ़ी का प्याला उठाया और सोच भरे ढंग से घूंट भरने लगी।
कॉफ़ी समाप्त करके प्याले को किचन में रखा कि मोबाइल बजने लगा, परंतु ये वो मोबाइल नहीं था जिससे अभी बात की थी। दूसरा फ़ोन था ये, जिसे घर ही छोड़ गई थी। वो टेबल की ड्रॉज में रखा था। कमरे में आकर मोना चौधरी ने टेबल का ड्रॉज खोला। भीतर पड़ा फ़ोन बज रहा था। हेलो, मोना चौधरी ने बात की। ओह बेबी, तुम कहाँ थी? सुबह से तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। मोना चौधरी के चेहरे पर मुस्कान उभरी। लगता है बहुत बार फ़ोन किया, मोना चौधरी ने कहा। बहुत बार। फ़ोन मेरा घर पर था, साथ में दूसरा फ़ोन ले गई थी। वो नया नंबर है, ले लेना तुम। मैं तो सोच रहा था कि तुम किसी मुसीबत में ना फंसी हो तो फ़ोन नहीं उठा रही। महाजन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। खैर तुमसे काम है, एक पागल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पागल? मोना चौधरी के होंठों से निकला। पागल ही कहूँगा उसे। सुबह से 10 बार फ़ोन कर चुका है। विनय बरूटा का नाम सुना तुमने? विनय बरूटा ये डकैतियाँ करता है? मोना चौधरी बोली। मतलब कि सुना है। ये खुद को देवराज चौहान से बड़ा डकैती मास्टर कहता है देवराज चौहान मेरा बच्चा है। बात क्या है? इसके पास कोई तगड़ी प्लानिंग है किसी काम की। मुझे नहीं बताता, तुमसे बात करना चाहता है। कहता है कि मोना चौधरी के साथ काम करने का मन है। अब बोलो क्या करूं? नाम तो इसका सुन रखा है। तो? महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हारा फ़ोन नंबर दे दूं इसे? नंबर मत देना अभी। जगह और वक्त फिक्स कर लो। कल का कोई भी वक्त रखकर मुझे बता देना। ओके बेबी। उधर से महाजन ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मोना चौधरी ने फ़ोन बेड पर रखा और टीवी ऑन कर लिया। समाचार चैनल पर जयंत साराभाई की हत्या के बारे में बताया जा रहा था। उसने टीवी ऑफ किया और बेड पर आ लेटी। अगले दिन दोपहर 1 बजे मोना चौधरी ग्रेटर कैलाश की मार्किंग में स्थित डोमिनो पिज़्ज़ा सेंटर पर पहुंची। महाजन ने यहीं पर विनय बरूटा से मिलने का टाइम फिक्स किया था। यहाँ भीड़ थी। रेस्टोरेंट का काफ़ी बड़ा हॉल होने पर भी वो फुल नज़र आ रहा था। ज़्यादातर कॉलेज और स्कूल के बच्चे वहाँ मौजूद थे। फिर भी वहाँ 2 टेबल खाली थी। मोना चौधरी खाली टेबल पर जा बैठी कि तभी पास में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मोना चौधरी ने सिर पर उठाकर देखा। पास में विनय बरूटा खड़ा था। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तुम मोना चौधरी हो, विनय बरूटा ने कहा। विनय बरूटा? मोना चौधरी बोली। हाँ, कहते हुए विनय बरूटा कुर्सी पर बैठ गया। मैं 15 मिनट पहले ही यहाँ पहुँचा हूँ, परंतु किसी को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो मोना चौधरी हो सकती है। जब तुम यहाँ पहुँची तो तुम ही मोना चौधरी लगी। तुम मेरी आशा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत निकली। मेरा ख्याल है कि बहुत लोगों ने तुम्हें हासिल करने की चेष्टा की होगी। मैं सिर्फ उसे ही हासिल होती हूँ जिसे हासिल होना चाहूँ, मोना चौधरी मुस्कुराई। और जो ज़बरदस्ती करते हैं, ज़्यादातर ऊपर पहुँच जाते हैं या हाथ पाँव तुड़वा लेते हैं। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे शादी की जा सकती है। शादी? मोना चौधरी हंस पड़ी। जो तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा वो बेवकूफ़ होगा। मैं पसंदीदा चीज़ को महज एक बार हासिल करने में यकीन नहीं रखता, बार बार हासिल करने में यकीन रखता हूँ। क्या तुम तैयार हो शादी के लिए? हाँ, शादी करके मैं अपना वजूद नहीं मिटाना चाहती। वजूद तुम्हारा कायम रहेगा। वैसे भी ज़िंदगी की इस गली में लंबे समय तक नहीं चला जा सकता। कभी तो हम सबको आराम से अपनी जगह से हट जाना होगा। तो क्यों ना मिलकर ज़िंदगी बिताएं। सपने मत देखो। मेरे पास बेहिसाब दौलत है, मुझसे ज़्यादा नहीं होगी। ये तो और भी अच्छी बात है। हम समुद्र किनारे शानदार बंगला लेकर अपनी दुनिया। विनय बरूटा? मोना चौधरी ने उसकी आंखों में झाँक कर कहा। मैं यहाँ दुनिया बसाने नहीं आई। विनय बरूटा ने मोना चौधरी को देखा। अगर तुम्हें हसीन लड़की चाहिए तो खरीद सकते हो, बहुत बिकाऊ मिलेंगी। हसीन लड़की नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ। मोना चौधरी ने मोबाइल निकालकर महाजन से बात की। मैंने तो सोचा था कि विनय बरूटा के साथ तुम भी आओगे। आना तो था, परंतु राधा के साथ शॉपिंग पर जाना पड़ गया। वो ज़िद करने लगी। तुमने सुना वो क्या काम बता रहा है? बात होने पर बताऊंगी, मोना चौधरी ने कहकर फ़ोन बंद किया और बरूटा से बोली। काम बोलो। तुम खतरनाक हो? विनय बरूटा ने पूछा। पता नहीं, पर लोग कहते हैं कि मैं खतरनाक हूँ। लगती तो नहीं। विनय बरूटा मुस्कुराया। मोना चौधरी भी मुस्कुराई। तुम्हारा बहुत नाम सुना था, मन में था कि एक बार तुम्हारे साथ काम करूंगा। सुना है तुम देवराज चौहान को जानती हो। वो बेशक कितना भी बड़ा डकैती मास्टर हो, परंतु मेरा बच्चा है। इस बात को वो भी मानता है। मैं देवराज चौहान को पसंद नहीं करती। मोना चौधरी का सर सख्त हो गया। क्यों? वह मुझे पता नहीं, परंतु मैं उसे पसंद नहीं करती। इसलिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो उसका नाम मेरे सामने मत लो। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। काम की बात करो, मोना चौधरी ने स्पष्ट कहा। तभी विनय बरूटा ने वेटर को इशारे से बुलाया और 2 लार्ज पिज़्ज़ा लाने को कहा। वो चला गया। मुझे भूख लग रही थी। खाने के वक्त मैं खाने से परहेज़ नहीं करता, बेशक कुछ भी खाने को मिले, पर मिल जाए। विनय बरूटा शांत स्वर में क्या उठा। तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मेरे पास बहुत ही तगड़ा काम है। मैं चाहता हूँ तुम ये काम मेरे साथ करो। बंटवारे के बाद भी हमें काफ़ी बड़ा हिस्सा हाथ लगेगा। ब्लैक डायमंड का नाम तो सुना ही होगा। ब्लैक डायमंड? मोना चौधरी की निगाह विनय बरूटा पर जा टिकी। विनय बरूटा उसे देखता रहा। नहीं सुना, मोना चौधरी ने कहा। कोई हैरत की बात नहीं। अगर तुमने नाम नहीं सुना तो
क्योंकि ब्लैक डायमंड का मालिक हमेशा इस बात का ध्यान रखता रहा है कि उसका ब्लैक डायमंड चर्चित ना हो, कोई ब्लैक डायमंड को हटाने की चेष्टा ना करे। यही वजह है कि ब्लैक डायमंड कभी भी इतना चर्चित नहीं हो सका कि हर कोई इसके बारे में जान ले। वेना बरूटा ने शांत स्वर में कहा, परंतु ये ब्लैक डायमंड अद्भुत है। क्रिकेट के बॉल के साइज़ का है, परंतु गोल नहीं, तराशा हुआ। इसके हर तरफ षटकोण बने हुए हैं, तराश कर। बहुत कम लोग ही, यूं कहो कि किस्मत वाले ही इसे देख पाए हैं। तुमने कहा यह अद्भुत है, वो कैसे? मोना चौधरी ने पूछा। बेहद अद्भुत है, यूँ कहो कि हैरान कर देने वाला है, विनय बरूटा ने कहा। यह जानकारी पाने के लिए मुझे किसी को लाखों रुपए देने पड़े। बेसिक तौर पर वो ब्लैक डायमंड है, परंतु मौसम के साथ साथ वो रंग बदलता है। तेज़ गर्मी में वो ब्लैक डायमंड ही रहता है, सर्दियों में हल्के पीले रंग का हो जाता है, कोहरे में वो किसी और रंग का दिखता है, बरसात में वो आसमानी नीला होकर चमकता है, अंधेरे में दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है और तेज़ रोशनी फेंकता है, परंतु उसे किसी कपड़े से ढक दिया जाए तब वो ज़रा भी रोशनी नहीं फेंकता। ये तो सच में हैरान कर देने वाली बात बता रहे हो तुम। इन बदलते रंगों के साथ कभी कभी ब्लैक डायमंड पारदर्शी हो जाता है और उसके भीतर कुछ लोग नज़र आते हैं जो कि चल फिर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और उनकी बातें मध्यम से स्वर में सुनाई भी देती हैं। तुम अब हैरान के साथ मुझे परेशान कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो सुना वही तुम्हें बताया मोना चौधरी, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लैक डायमंड के भीतर चलते फिरते बातें करते लोग दिखें, और तो और उनके बातों के करने की आवाज़ भी सुनाई दे। मोना चौधरी ने दृढ़ स्वर में कहा। ऐसा होता है। तुम दावे के साथ कह रहे हो? हाँ, क्योंकि जिसने ये बातें मुझे बताई वो जानता है कि गलत जानकारी पर मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। मोना चौधरी कुछ पल बिना बरूटा को देखती रही, फिर बोली, वो डायमंड पारदर्शी होकर कब भीतर का दृश्य दिखाता है? कह नहीं सकता, शायद ये कभी भी हो जाता हो। बिना बरूटा ने कहा। सुनने में तो आया है कि ब्लैक डायमंड हमारी दुनिया का नहीं है, कहीं बाहरी दुनिया से लाया गया है, परंतु स्पष्ट कुछ भी नहीं है। ऐसे ब्लैक डायमंड की कीमत दुनिया के बाजार में 1,000 करोड़ आसानी से मिल सकती है। मोना चौधरी की निगाह बिना बरूटा पर रही। क्या सोच रही हो? तुम्हारी कई बात भरोसा नहीं हो रहा जो तुमने कहा है। भरोसा हो जाएगा जब ब्लैक डायमंड हमारे हाथ आएगा। वो कहाँ है अब? 150 बरस के बाद 2 महीने पहले ब्लैक डायमंड को हिंदुस्तान लाया गया है। 150 साल से जयपुर के राजघराने के एक वंशज के पास था, जो कि इंग्लैंड में जाकर बस गया। वंशज के 2 भाइयों के बीच ये तय हुआ था कि उस अद्भुत ब्लैक डायमंड को 150 बरस एक भाई रखेगा और 150 साल के बाद दूसरा। बाकायदा इस बारे में करारनामा हुआ था कि उसे बेचा नहीं जाएगा किसी भी हाल में। अब एक भाई के 150 साल पूरे हो गए तो उनके वंशजों ने 150 साल के लिए वो ब्लैक डायमंड दूसरे भाई के वंशज को लौटा दिया, जो कि अब मुंबई में रहते हैं। 2 महीने पहले वो ब्लैक डायमंड वर्ली के इलाके की एक इमारत में उसे सुरक्षित रखा गया। इमारत में? वो वॉल्ट है, हर तरफ से सुरक्षित। मालिकों को अभी तो ब्लैक डायमंड वहीं रखा जाना बेहतर लगा, परंतु खबर है कि उसे रखने की बेहद सुरक्षित और गुप्त जगह तैयार की जा रही है और महीने भर में ब्लैक डायमंड वहाँ वॉल्ट से उस गुप्त जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा। वो जगह कहाँ पर है जहाँ ब्लैक डायमंड को ले जाया जाएगा? ये मैं नहीं जानता, उस जगह के बारे में पता नहीं लगा पाया मैं। विनय बरूटा ने इनकार में सिर हिलाया। और अब वो ब्लैक डायमंड मुंबई में वर्ली इलाके के एक वॉल्ट में। हाँ, सुपर वॉल्ट है उस इमारत का नाम। मैं उस ब्लैक डायमंड पर हाथ डालना चाहता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे काबिल लोगों की ज़रूरत है। साधारण लोगों से काम नहीं लिया जा सकता। मेरे पास उस ब्लैक डायमंड तक पहुँचने की पूरी प्लानिंग है। वॉल्ट का भीतरी नक्शा है और मैं जानता हूँ कि वॉल्ट में ब्लैक डायमंड कहाँ है और उस तक कैसे पहुँचा जा सकता है, परंतु मुझे तुम जैसे साथी की ज़रूरत है। उस अद्भुत डायमंड को देखने के लिए मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। सिर्फ देखने के लिए तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो? बराबरी की हिस्सेदारी भी होगी। बिना बरूटा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। प्लान क्या है तुम्हारा? मोना चौधरी ने पूछा। यहीं पर, बिना बरूटा के ऑटो से निकला। तभी वेटर आया और 2 पिज़्ज़ा सर्व कर गया। दोनों पिज़्ज़ा खाने लगे। खाते खाते विनय बरूटा क्या उठा। मैं चाहता हूँ प्लान सुनने से पहले तुम मेरे साथ मुंबई चलो और वर्ली स्थित सुपर वर्ल्ड की इमारत को अच्छी तरह देखो, उसकी लोकेशन अपने दिमाग में बिठाओ। उसके बाद ही प्लान तुम्हें समझ में आएगा। प्लान सुनने से पहले उस इमारत पर नज़र मार लेना ज़रूरी है। आज शाम के प्लेन में टिकट बुक करा लेता हूँ। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा, पिज़्ज़ा खाती रही। तुमने जवाब नहीं दिया, विनय बरूटा बोला। तुम कहाँ रहते हो? मोना चौधरी ने पूछा। क्या मतलब? दिल्ली रहते हो या मुंबई रहते हो या फिर कहीं और रहते हो? इस काम का मेरे रहने से क्या मतलब? यूँ ही पूछा है। नहीं बता सकता। क्यों? ये बताकर मैं अपने लिए खतरे नहीं बढ़ाना चाहता, विनय बरूटा ने कहा। काम के बाद अगर तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत पड़ गई तो मैं तुम्हें किस शहर में ढूंढूंगी? ये बात मुझे ढूंढने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम मैं ईमानदारी से करता हूँ, हिस्से ईमानदारी से होते हैं। मैं कोई पहली बार ये काम नहीं कर रहा, उम्र बीत गई ये सब करते हुए और किसी को मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोना चौधरी पिज़्ज़ा खाने में लगी रही। विनय बरूटा भी खा रहा था, परंतु उसकी रफ्तार धीमी थी। नज़रें मोना चौधरी पर जा रही थी।
शाम को तुम्हें फ़ोन करके अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी, मोना चौधरी ने कहा। मतलब कि आज का दिन गया? अपना फ़ोन नंबर दे दो। विनय बरूटा ने अपना नंबर बता दिया। मोना चौधरी पिज़्ज़ा समाप्त करके नैपकिन से हाथ साफ करते कह उठी, तुम आराम से खाओ, मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? जो तुम काम हो गया जिसके लिए मैं आई थी, अब रुकने की कोई वजह नहीं है। तुम ये काम तो करोगी ना? ज़रूर। उस अद्भुत ब्लैक डायमंड को कौन हासिल नहीं करना चाहेगा, कहकर मोना चौधरी उठी और बाहर निकलती चली गई। विनय बरूटा खामोशी से बैठा उसे जाता देखता रहा, फिर पिज़्ज़ा खाने में लग गया। शाम 6 बजे पारसनाथ का रेस्टोरेंट। मोना चौधरी महाजन पारसनाथ रेस्टोरेंट ऑफिस यानी केबिन में बैठे थे। मोना चौधरी ब्लैक डायमंड के बारे में उन दोनों को बता रही थी कि पारसनाथ बोला, असंभव। मुझे यकीन नहीं कि ऐसा कोई डायमंड हो सकता है जो मौसमों के असर से सर्दी गर्मी से अपना रंग बदलता हो। फिर इस बात का यकीन कौन करेगा कि कभी वो प्लेन शीशे की तरह चमकता है और भीतर छोटे छोटे लोग नज़र आते जो कि बातें करते हैं और उनकी बातें बाहर भी सुनाई देती हैं। ये हो ही नहीं सकता। मैं भी पारसनाथ की बात से सहमत हूँ, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा कोई ब्लैक डायमंड हो ही नहीं सकता। विनय बरूटा इतना बड़ा झूठ मुझसे नहीं बोलेगा। मोना चौधरी ने दोनों को देखा। क्या पता वो ये सब कहकर तुम्हारे मन में उत्सुकता पैदा कर रहा हो कि इस काम के लिए तुम तैयार हो जाओ। डायमंड के बारे में वो सब बातें झूठी नहीं कह सकता, मोना चौधरी बोली। कुछ तो सच होगा। इस सच पर यकीन करना कठिन है, पारसनाथ ने कहा। क्या विनय बरूटा ने ब्लैक डायमंड को देखा है? नहीं, वो कहता है कि उसने किसी को पैसे देकर ये खबरें हासिल की हैं। खबर गलत भी हो सकती है। वो कहता है खबर सही है, पूरे विश्वास के साथ कहा उसने, मोना चौधरी बोली। पारसनाथ ने महाजन को देखकर कहा, तुम्हें ब्लैक डायमंड के बारे में कही गई आधी बातों पर भी यकीन है? नहीं, ज़रा भी यकीन नहीं। विनय बरूटा सीधे सीधे भी मुझे ब्लैक डायमंड के बारे में बता सकता था कि वह 1000 करोड़ की कीमत का है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तब भी मैं ब्लैक डायमंड हासिल करने का प्रयत्न करती। उसे ब्लैक डायमंड की खूबियाँ गिनाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने ब्लैक डायमंड की खासियतें बताई, मोना चौधरी बोली। बेबी, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि विनय बरूटा ने सच कहा है? मोना चौधरी हिचकिचाई। जवाब तो दो। पूरा यकीन नहीं है। फिर ये सोचती हूँ कि बेशक उसकी बताई खूबियाँ डायमंड में ना हो, परंतु उसे बेचकर 1000 करोड़ तो हासिल किया ही जा सकता है, मोना चौधरी ने कहा। चंद पल उनके बीच खामोशी रही, फिर पारसनाथ कह उठा, मेरे ख्याल में विनय बरूटा किसी भी तरह तुम्हें इस काम में लेना चाहता है। हो सकता है वो किसी तरह की चालाकी से काम ले रहा हो, या उसके मन में हो कि काम होने के बाद वो ब्लैक डायमंड के साथ गायब हो जाएगा। कुछ भी सोचा हो सकता है उसने, परंतु कम से कम ब्लैक डायमंड में वो खूबियाँ नहीं हो सकती जो उसने कही हैं। तो क्या किया जाए? महाजन ने पारसनाथ को देखा। पारसनाथ ने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी के चेहरे पर से सोचों के भाव गुजर रहे थे। मैं सोचती हूँ कि ब्लैक डायमंड में विनय बरूटा की बताई खूबियाँ ना हो, परंतु वो कीमती डायमंड है, हमें उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है, 1000 करोड़ या उससे कुछ कम। मोना चौधरी ने दोनों को देखा। तीनों की नज़रें मिली। लेकिन मैं चाहता हूँ कि विनय बरूटा को बीच में बिठाकर बात की जाए, पारसनाथ बोला। इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है, मोना चौधरी ने कहा। विनय बरूटा का अंडरवर्ल्ड में नाम है, परंतु वो हमारे साथ पहली बार काम करने जा रहा है। मैं उसकी आदतों को नहीं जानती। उसे बीच में बिठाना ठीक नहीं होगा और देखना होगा कि वो कैसे काम करता है। वो कहता है उसके पास प्लानिंग है सुपर वर्ल्ड में प्रवेश करके ब्लैक डायमंड तक पहुंचने की। ऐसा कहता है तो ज़रूर उसने कुछ खास सोच रखा होगा। शायद वो इस पर काफ़ी वक्त से काम कर रहा है। पारसनाथ और महाजन खामोशी से मोना चौधरी को देख रहे थे। हमें देखना चाहिए कि इस बारे में वो क्या कहता है। हमें उसके साथ लग जाना चाहिए। कम से कम इतना तो यकीन है मुझे कि वो हमारा वक्त बर्बाद नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही बात होगी कि वो ब्लैक डायमंड उतना कीमती नहीं होगा जितना कि वो कह रहा है, परंतु इस काम के दौरान हमें विनय बरूटा की काबिलियत का पता चल जाएगा। तुमने उससे मुलाकात की? क्या वो काबिल लगा काम करने के? पारसनाथ ने पूछा। किसी को पिज़्ज़ा खाते देखकर या उसकी 4 बातें सुनकर काम की काबिलियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। काबिलियत तो काम के दौरान ही पता चलती है, बेबी, महाजन ने मोबाइल निकालते हुए कहा। तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं विनय बरूटा से बात कर लूँ? कर लो। महाजन ने नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से बेल जाने लगी। हेलो। तभी विनय बरूटा की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं महाजन। मोना चौधरी कहाँ? तूने तो बेबी को खूब बेवकूफ़ बनाया। क्या मतलब? तूने मोना चौधरी को बताया कि ब्लैक डायमंड मौसम के साथ रंग बदलता है। सर्दियों में हल्का पीला तो कोहरे में किसी और रंग का हो जाता है। बरसात में आसमानी नीला हो जाता है। अंधेरे में दूध की तरह सफ़ेद होकर तेज रोशनी फेंकता है। तो तेरा ख्याल है कि ये बातें मैंने मोना चौधरी को यूं ही कहीं? विनय बरूटा का उखड़ा सर कानों में पड़ा। यही ख्याल है मेरा कि तूने मोना चौधरी को इस काम के लिए तैयार करने को ऐसा कहा। तू मुझ पर झूठ कहने का इल्ज़ाम लगा रहा। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो तूने ये कही कि कभी कभी वो ब्लैक डायमंड कांच की तरह पारदर्शी हो जाता है और भीतर छोटे छोटे लोग नज़र आते हैं। वो बातें करते दिखाई देते, उनकी आवाज़ें बाहर भी सुनाई देती। ये सच है कि तूने देखा ब्लैक डायमंड को? नहीं, परंतु ये खबर पाने के लिए मैंने 50 लाख खर्चे हैं।
किसने दी ये खबर तुम्हें? ये नहीं बता सकता। क्यों? ये बातें बताने वाला नहीं चाहता कि उसका नाम उजागर हो। उसने मुझसे पहले इस बात का वादा ले लिया था, और तू इतना शरीफ है कि वादे पर खरा उतरे। कभी कभी वादे को कायम रखना पड़ता है महाजन। ये उस परिवार के लिए नाजुक मामला है, और खबर देने वाला उसी परिवार का सदस्य है। तुम समझ सकते हो कि उसका नाम बताना ठीक नहीं होगा। मैं भी तुमसे वादा करूं कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, तो तब तुम मुझसे उसका नाम बताओगे? सोचा जा सकता है, क्योंकि मोना चौधरी के साथ मिलकर काम करना है तो विश्वास उठाना ही होगा। क्या पता उसने तुमसे झूठी बातें कही हों। वो झूठ नहीं बोलेगा। मैंने उसे समझा दिया है कि मैं खतरनाक बंदा हूँ। मैंने उस परिवार के बारे में छानबीन की थी, तो पता चला कि वो कर्जे के नीचे दबा हुआ है। उसे पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने उसे पैसे देकर उसे फंसा लिया। वो लोग जानते हैं कि उस ब्लैक डायमंड के 1000 करोड़ मिल सकते हैं। जानते हैं। तो उसे बेचते क्यों नहीं? औलाद तो बेच देना चाहती है, परंतु उसका पिता ये काम नहीं करना चाहता। उसके पिता ने ज़िंदगी के अंतिम समय उसे बताया था कि ये ब्लैक डायमंड किसी की अमानत है। जब वक्त आएगा तो ब्लैक डायमंड खुद ही उनके हाथों में निकल कर अमानती हाथों में पहुंच जाएगा। अगर इसे बेचा गया तो उनका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। उसे इस बात का विश्वास है कि उसके पिता ने मरते वक्त सच कहा था, इसलिए वो बूढ़ा अब अमानत के तौर पर ब्लैक डायमंड को संभाले हुए है। 150 साल उसके भाई के परिवार के पास रहा, और अब उसे हिंदुस्तान लाया गया है। अब उस खानदान के बूढ़े का फ़र्ज़ है ब्लैक डायमंड की रखवाली करना, जबकि उसके बच्चे नाराज़ है कि उसे बेचकर दौलत कमाई जाए। तुम तो ये सब बातें इस तरह बता रहे हो जैसे सब बातें तुम्हारे सामने होती हूँ, महाजन ने कहा। कुछ भी समझो। मतलब कि तुमने जो भी बेबी से कहा वो सब सच है। मेरी जानकारी में तो सच है। यानी बातें झूठी भी हो सकती हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर तुम इन बातों में कोई चालाकी कर रहे हो तो बेबी को गुस्सा भी आ सकता है। मोना चौधरी चाहे तो मैं उसे उसी परिवार के उस बंदे से मिलवा सकता हूँ जिसने ये सब बातें मुझे बताई। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मोना चौधरी से कोई खेल नहीं खेल रहा, ईमानदारी से उसे इस बात के लिए तैयार कर रहा हूँ वो मेरे साथ काम करे। उधर से विनय बरूटा ने कहा, तुम्हें बेबी का ख्याल कैसे आया कि वो इस काम में तुम्हारे साथ? ये काम बड़ा है महाजन, जिसे भी साथ लेता हिस्सा तो बराबर का ही देता। तो सोचा क्यों ना किसी काबिल इंसान को साथ लूँ। मोना चौधरी के लिए मेरे मन में पहले से था कि एक बार उसके साथ काम करना ज़रूर करना है। तो अभी तो अभी मोना चौधरी को साथ लेना मुझे ठीक लगा। काम बड़ा है इसलिए। बंद कर फ़ोन, महाजन बोला, फिर बात करूँगा। लेकिन मोना चौधरी? उसकी वो जाने। महाजन ने फ़ोन बंद करके मोना चौधरी से कहा, जिस परिवार के पास ब्लैक डायमंड मौजूद है उसी परिवार के एक सदस्य ने 50 लाख की खातिर ब्लैक डायमंड की खूबियाँ विनय बरूटा को बताएंगे। मैं उस इंसान से मिलना चाहूँगी, मोना चौधरी ने कहा। विनय बरूटा उससे मुलाकात करवाने को राज़ी है, तुम विनय बरूटा से बात कर लो। मोना चौधरी ने फ़ोन निकाला और विनय बरूटा के नंबर मिलाने लगी।